हेलो एवरीवन। इंश्योर सिविल सर्विसेज के प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मॉडर्न हिस्ट्री की इस क्लासेस में जो सीरीज चलाई जा रही है उसमें हम लोग करेंगे 1857 की क्रांति। दोस्तों, ये टॉपिक इतना अहम है, इतना रोचक है कि इसमें कई तरह के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। कुछ हमारे जो पुराने व्यूअर्स हैं उन्हें पता है कि हम लोग प्रहार 3.0 सीरीज के अंतर्गत जीएस के समस्त विषयों को फ्री में उसके पैकेज को होल कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज को उपलब्ध करवा रहे हैं, जिसमें आपकी इंडियन पॉलिटी की क्लासेस खत्म हो चुकी हैं। आपकी इंडियन पॉलिटी के अलावा ज्योग्राफी क्लासेस अविनाश सर के द्वारा 90% कवर की जा चुकी हैं। बायोलॉजी की क्लास चल रही है और हम लोग हिस्ट्री के अंतर्गत मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हमने 7 लेक्चर्स खत्म कर दिया है और आज है 8वां लेक्चर 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति भारतीय इतिहास में एक बहुत ही बड़ी घटना मानी जाती है, बहुत ही एक कह सकते हैं ट्रांजिशन फेज माना जाता है। यहाँ से काफ़ी कुछ बदलता है भारत के इतिहास में। हम आज जो भी हैं हम आज जो भी हैं आज भारत की राजनीतिक सामाजिक स्थिति या आर्थिक स्थिति भी कुछ हद तक जैसी भी है, उसमें कहीं ना कहीं इस क्रांति का एक बहुत व्यापक इफेक्ट है। इस कड़ी में एक बात मैं जो जोड़ना चाहता हूं कि 1857 की क्रांति में बहुत ऐसे व्यूअर्स भी होंगे जो अभिरुचि वश आए होंगे। कई लोगों की अभिरुचि होती है भारतीय इतिहास में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं उसको जानने में, उसको समझने में। तो मैं उन लोगों से कहूंगा कि अगर आप एक वीडियो में समस्त जानकारी 1857 की घटनाओं के बारे में लेना चाहते हैं, जिसमें से आपको उस समय के हालात, उस समय की परिस्थितियां, किन परिस्थितियों में ये क्रांति हुई, ये क्रांति के कारण क्या थे, इन क्रांति के दौरान क्या क्या हुआ, कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित हुए, उन क्षेत्रों में किन किन लोगों ने नेतृत्व किया इस क्रांति का, उसके बाद यह क्रांति कितनी प्रभावी हुई, कितनी सफल हुई, और उसकी विवेचना कि सफल हुई तो क्यों हुई, असफल हुई तो क्यों हुई, इसके परिणाम क्या हुए। बहुत सारे इतिहासकार जो विद्वान है वो इसको कैसे देखते हैं और उसके बाद क्या परिवर्तन आए, इसको विस्तार से समझना चाहते हैं किसी एक वीडियो के माध्यम से, तो आपको इस वीडियो में वो सब कुछ समझने को मिलेगा। तो यू कैन वॉच द एंटायर वीडियो एंड आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ चीज़ छूट रहा है आपको सारी चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म पे कवर करवाया जाएगा, एक वीडियो के माध्यम से कवर करवाया जाएगा। इसके साथ ही वैसे विद्यार्थी जो सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जाम की, गवर्नमेंट एग्जाम की या जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंकिंग भी हो, चाहे वो आपकी स्टेट पीएससी और यूपीएससी वाले तो देखते ही हैं इस चैनल को। तो अगर उनको किसी एक जगह पे हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है और अच्छे क्वालिटी कंटेंट को ग्रैस्प करना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल के जो प्रहार 3.0 सीरीज के अंतर्गत वीडियो डाले गए हैं उनको आप वन बाय वन करके देखें, उनके नोट्स बनाएं। इट विल बी अ गेम चेंजर फॉर यू। आपको तैयारी में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो उसी कड़ी में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सिंसियर स्टूडेंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों 1857 की क्रांति इतनी विशाल क्रांति है, इतना इतना इसका व्यापक इम्पैक्ट है कि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हर एग्जाम में आते ही आते हैं और कई बार किसी एक सोर्स से उन सारे क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ पाना मुश्किल होता है। तो मैंने बहुत सारे सोर्सेस का अध्ययन करके कई सारे फैक्ट्स को एक जगह पे संकलित किया है, कंपाइल किया है, जिससे कि आपको बार बार आपको दूसरे सोर्सेज पे जाना ना पड़े, डिस्ट्रैक्शन ना हो आपकी स्टडी में। तो अगर आप एक सोर्स में 1 घंटे की वीडियो में अगर आप पूरा देख लें और इसका नोट्स बना लें, तो मैं समझता हूँ किसी भी एग्जाम के 80 to 90% क्वेश्चंस को आप इस वीडियो के बाद बहुत ही आराम से कर सकते हैं। तो इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं आज के क्लास पे 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति किन हालात में होती है, 1857 क्रांति किन हालातों में होती है, तो 1857 क्रांति पे हम आएंगे, लेकिन उसके पहले मैं हमेशा चाहता हूं कि जब भी आप पढ़ाई करें तो उसके बैकग्राउंड को आप समझें। उसके बैकग्राउंड में, उसकी पृष्ठभूमि में किन किन चीज़ों का परिवर्तन हो रहा है, कैसी चीज़ें चल रही हैं। तो दोस्तों, जो हम सबको जानकारी है नॉर्मली कि ब्रिटिश शासन के आने से पहले जो भारत में सबसे मजबूत शक्ति थी वो थे मुगल। वो थे मुगल। मुगल जब सबसे इंपॉर्टेंट शक्ति थे। लेकिन 1707 में क्या हुआ, इसमें कई इंपॉर्टेंट शासक आए जिन्होंने मुगल की चौहद्दी को, मुगल के क्षेत्रफल को, मुगल साम्राज्य के क्षेत्र को बढ़ाया, उत्तरोत्तर बढ़ाया। लेकिन लास्ट में 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, जिसके समय में मुगल का जो साम्राज्य है उसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा होता है। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो उसके बाद देखा यह जाता है कि प्रायः जो शासक आते हैं, एक तो कई लोगों को उतना समय नहीं मिलता और बहुत सारे लोग उतने दूरदर्शी नहीं होते, उतनी वृहत उनकी सोच नहीं होती और उतने योग्य नहीं होते। इस कारण से मुगल साम्राज्य कमजोर होता है, जिसके कारण से छोटे छोटे अन्य सूबे और जो अन्य स्टेट्स हैं, अन्य जो आपके प्रांत हैं, उनका उदय होता है। हैदराबाद का उदय होता है, उधर बंगाल में काफ़ी
तेजी से परिवर्तन आता है, अवध में परिवर्तन आता है, मैसूर में परिवर्तन आता है, मराठों में परिवर्तन आता है। तो इन सब का उदय होता है जो हमने पिछले क्लासेस में देखा है। और इन परिवर्तन के बाद आपस में ही काफ़ी एक तो एक सूबे में उत्तराधिकार के कारण कई लड़ाइयाँ हो रही होती हैं उत्तराधिकार के कारण आपस में ही। और उसके बाद इंटर स्टेट युद्ध भी काफ़ी हो रहा होता है, इंटर प्रोविंशियल युद्ध, जो अन्य आसपास के सूबे हैं उनसे काफ़ी युद्ध हो रहा होता है। हमने देखा था कैसे मैसूर में हैदर अली के समय में चतुर्थ कोणीय श्रृंखला बनती थी जब भी, उसमें क्या था, इंग्लैंड थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें एक तरफ, मराठे थे, आपके निजाम थे हैदराबाद के, आपके फ्रेंच थे। और इन सब से जो एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्रिएट होता है, उनमें से सबसे ज़्यादा जो तेज़ी से उभर के आते हैं उसमें बहुत सारी यूरोपीय कंपनियां आती हैं, आपने देखा ही होगा पिछले क्लासेस में। और जो नए विद्यार्थी आए हैं वो पिछले क्लासेस में देख सकते हैं, और ये आपको पता भी होगा, ये बड़ी ही सामान्य जानकारी है कि बहुत सारी यूरोपीय कंपनियां आती हैं वन बाय वन, जिसका क्रम है पोर्टुगीज, उसके बाद आते हैं डच, डच कहते हैं नीदरलैंड के लोगों को, उसके बाद आते हैं ब्रिटिशर्स, उसके बाद आते हैं आपके डेनिस, उसके बाद आते हैं आपके फ्रेंच, और लास्ट में स्वीडन के आते हैं। तो इन दोनों में, इन सब में तीन शक्तियां महत्वपूर्ण थी, पुर्तगीज, फ्रेंच और अंग्रेज। और अंग्रेज इन दोनों शक्तियों को हराकर अपने मिलिट्री कौशल से, अपने डिप्लोमेटिक स्किल से हरा करके अपने आप को यहाँ पर स्थापित कर लेते हैं। जब यहाँ पर यूरोपीय कंपनी में वो अग्रणी हो जाते हैं, तो यहाँ के लोकल रूलर से भी, जो स्थानीय शासक हैं, उनके सामान्य प्रशासन में भी ये इंटरफेयर करने लगते हैं। और इंटरफेयर करते करते ये जोड़ तोड़ की राजनीति, मैंने बताया था आपको कि वार एंड ट्रीटी, अंग्रेज हमेशा यही करते आए हैं, हमेशा एक वार करते हैं उसके बाद संधि कर लेते हैं, हार गए तब भी संधि करते हैं, जीत गए तब भी संधि करते हैं, और संधि करने के उपरांत फिर से कुछ दिन ठहरते हैं, फिर वार करते हैं। और इसी वार ट्रीटी के खेल से ये वन बाय वन सारे इंपॉर्टेंट सूबे पे अपना अधिकार जमा लेते हैं। और ये अधिकार जो जमाते हैं दोस्तों, इसमें एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ईस्ट इंडिया कंपनी और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट और ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों में फ़र्क है। जब भी 1858 के पहले की बात हो रही है और अंग्रेज कहा जा रहा है, तो उसका मतलब होता है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी है जो व्यापार करने आई थी, और जिसने बाद में कालांतर में अपने डिप्लोमेटिक और सैन्य स्किल से इन्होंने यहाँ पे अपना प्रभुत्व प्रभुत्व स्थापित किया, और धीरे धीरे जाकर वो इस्टेब्लिश भी हो गए। और कंपनी तो कंपनी होती है, उनको व्यापार उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उनके लिए गवर्नेंस उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। लेकिन ब्रिटेन में जब वहाँ क्राउन बैठे हों, वो है ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश शासक। इन दोनों में फ़र्क है। 1857 ही ऐसी क्रांति है जो इंडियन हिस्ट्री का, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का वाटर सेड लाइन है, जिसके बाद से सत्ता एक कंपनी से एक शासक के हाथ में आती है। शासन में क्या होता है, उनको प्रशासन का भी तजुर्बा है, उनको आर्थिक नीतियों का तजुर्बा होता है, सामाजिक और धार्मिक नीतियों का तजुर्बा होता है, उनकी एक अपनी पॉलिसी होती है, व्यापक प्रशासन की पॉलिसी होती है। तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन होता है। ये सब चीज़ें हम आज की क्लास में वन बाय वन देखेंगे। तो आपको 1857 के पहले तक जब भी अंग्रेज की बात हो, तो आप ये मानिए कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है, ना कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात हो रही है, जिनका केंद्र कहाँ है, लंदन में, ब्रिटेन में। तो ये था दोस्तों आज के क्लास का एक बैकग्राउंड। और आज के क्लास के बैकग्राउंड के बाद स्टार्ट करते हैं 1857 की क्रांति से। तो 1857 की क्रांति शुरू करने से पहले थोड़ा सा उस समय का माहौल समझते हैं, थोड़ा सा हम एक फील लेते हैं। एक तो ये क्रांति की घटना है, तो थोड़ा आराम से चलते हैं, क्योंकि इसमें कई ऐसे आयाम हैं जो छूट जाते हैं केवल पढ़ते वक्त। तो हम देखेंगे कि एक एक करके हम सब चीज़ों को, सारे आयाम को समझेंगे। सबसे पहला मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि किसी भी जो आधुनिक भारत के इतिहासकार हैं, उन्होंने इस घटना को एक बहुत ही वाटरसेड मोमेंट माना है इंडियन हिस्ट्री में, बहुत ही प्रभावशाली माना है। तो इसी को कहते हैं युगांतकारी घटना कहते हैं। युगांतकारी मतलब युग का अंत करने वाली घटना। युग का अंत, कंपनी के युग से शासन का युग, मुगल साम्राज्य का औपचारिक जो समाप्ति उसकी होती है मुगल साम्राज्य की भारत में, वो इसी क्रांति के बाद होती है। वो हम आज की क्लास में देखेंगे। तो कई चीज़ों का व्यापक परिवर्तन होता है, अमूल चूल परिवर्तन होता है, इसलिए इसको युगांतकारी घटना भी कहते हैं। उस समय की परिस्थिति कैसी है? उस समय की परिस्थिति है कि 1857 के पहले हम देखते हैं कि लॉर्ड कैनिंग आते हैं 1856 में, और इनके पहले लॉर्ड डलहौजी होते हैं, जो व्यापक स्तर पे यहाँ पे उथल पुथल मचा चुके होते हैं। इनको बहुत लंबा कार्यकाल मिलता है, 7-8 वर्षों का। आप लोग जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल कितना था, कालखंड क्या था। तो लॉर्ड डलहौजी के कालखंड में कई उथल पुथल होता है मॉडर्न इंडिया के हिस्ट्री में।
इसके बाद इनकी जो नीतियां थी उनको भी हम देखेंगे वन बाय वन। तो इसके बाद लॉर्ड कैनिंग 1856 में आते हैं, और लॉर्ड कैनिंग जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल वोलेटाइल होता है, बहुत ही वोलेटाइल होता है, संक्रमण काल चल रहा होता है, और वो काफ़ी अस्त व्यस्त और काफ़ी, आप कह सकते हैं कि रोष, और जो वहाँ के लोकल लोगों में जो रोष था, जो एक आक्रोश था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, उसका सामना लॉर्ड कैनिंग को करना पड़ता है। तो लॉर्ड डलहौजी की जो नीतियां थी उसमें से उनकी बहुत महत्वपूर्ण नीतियां दो तीन थी। तो वन बाय वन हम आगे क्लास में देखेंगे, आगे की स्लाइड में देखेंगे। उस समय जो दूसरे थे ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, आपको बहुत जगह मिलेगा नहीं इसका। तो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? लॉर्ड पामस्टन। लॉर्ड पामस्टन वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के। और इसका तात्कालिक कारण सबको पता है, हमने कई मूवीज में भी देखा है। मंगल पांडे एक मूवी आई थी, उसमें भी दिखाया गया था कि चर्बी वाली कारतूस का प्रयोग किया जाता था, जिस चर्बी में गाय और सूअर के मांस से चर्बी बनती थी, जिसको जो हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए धार्मिक रूप से वो निषिद्ध था। तो ये भी एक तात्कालिक कारण था, लेकिन सिर्फ ये एक कारण था और इससे इतनी बड़ी क्रांति हो गई, ये मानना थोड़ी सी थोड़ा ओवर सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, ये अति अति सरलीकरण हो जाएगा, इससे हम बचेंगे। ब्रिटिश इतिहासकार इसको अंडरमाइन करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इसको इतनी बड़ी घटना ना बनाई जाए, इसलिए वो इस घटना को क्या कहते हैं? दिस इज जस्ट अ मिलिट्री म्यूटनी, एक जस्ट सिपाही म्यूटनी है, ये सिपाही का विद्रोह है। इसमें कोई ज़्यादा व्यापक कुछ आंदोलन या कोई बहुत विरोध नहीं हुआ है, कोई स्वतंत्रता संग्राम नहीं छिड़ गया है। ये सिंपल एक ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत सिपाही म्यूटनी है, जिसमें सैनिकों के एक टुकड़ी ने विरोध कर दिया है, बस दैट्स इट। और इसी को इतना ही कह के वो इसको टाल देना चाहते हैं। तो इसको हम देखेंगे कि क्या वो सही है या गलत है, और इसके कारण क्या है। तो इसके कारण कोई एक कारण नहीं था, इसके पीछे एक पूरी की पूरी, आप कह सकते हैं पूरा का पूरा एक बैकग्राउंड था, और उस बैकग्राउंड को हम अलग अलग एस्पेक्ट में तोड़कर देखेंगे। इसके कुछ राजनीतिक कारण भी थे, सामाजिक कारण भी था, धार्मिक था, आर्थिक था, और सैन्य कारण। अगर देखा जाए तो 5 तरह के मुख्य एस्पेक्ट में हम इसको बांट सकते हैं, उस समय के बैकग्राउंड को। तो एक एक करके आइए देखते हैं राजनीतिक कारण क्या था उस समय। तो राजनीतिक कारण, सबसे इंपॉर्टेंट राजनीतिक कारण जो था, पॉलिटिकल कॉज था, लॉर्ड डलहौजी का व्यपगत का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स कहते थे इसको, डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स। लेप्स मतलब क्या होता है? अगर इसको समझिए थोड़ा, अगर किसी शासक का जैविक पुत्र नहीं है, आप सोचिए इसको, कि अगर कोई शासक है किसी सूबे के, और उनका अपना कोई जैविक, जय मतलब ऑर्गेनिक, उनके अपनी पत्नी से कोई उनका बच्चा नहीं है, तो वो किसी दूसरे बच्चे को, अपने परिवार के या बाहर के बच्चे को गोद लेकर के उसे उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं कर सकते। ये था डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स की पॉलिसी, कि अगर आपका अपना जैविक बच्चा नहीं है, अगर पुत्र नहीं है, वारिस नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है, तो अब आपका शासन अंग्रेजी साम्राज्य के अंदर विलय कर लिया जाएगा। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल और बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी व्यवस्था थी, और इसका बहुत विरोध हुआ था। लेकिन इससे, इस सिद्धांत का प्रयोग करके कई छोटे छोटे सूबों को भारतीय जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें विलय कर लिया गया था। इसके कारण यहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश था, इसको हड़प की नीति भी कहते हैं। और साथ ही इनकी सब्सिडियरी अलायंस की पॉलिसी थी लॉर्ड डलहौजी की। सब्सिडियरी अलायंस मतलब सहायक संधि की नीति। उसके बाद इसी बात को इसमें एक्सप्लेन किया गया है, और एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जब रानी लक्ष्मीबाई का, हम आगे स्लाइड देखेंगे, उसमें बताया गया है कि कैसे रानी लक्ष्मीबाई, जिनके पति की मृत्यु हो जाती है गंगाधर राव का, उनका कोई जैविक पुत्र नहीं होता है, तो वो दामोदर राव को गोद लेना चाहते हैं, जिसका डॉलहौजी ने विरोध किया और सीधे झांसी को अपने साम्राज्य में विलय करवा लेते हैं 1853 में। और इसके विरोध में ही 1856 में जब क्रांति होती है, तो रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में वहां पे विरोध का बिगुल फूंका जाता है झांसी में। इसको हम आगे और भी देखेंगे। तो इन सारी नीतियां जो थी डलहौजी की, उसमें सतारा, सतारा कहाँ है? महाराष्ट्र, जहाँ से मराठे गवर्न कर रहे थे। अवध, अवध कौन सा हो गया? आज के उत्तर प्रदेश का जो बीच वाला हिस्सा है, लखनऊ, फैजाबाद, बाराबंकी, ये वाला पूरा हिस्सा है, ये अवध में आ गया आपका। पंजाब, मैसूर, मराठा, हैदराबाद, जैतपुर, संबलपुर, बघाट इत्यादि और भी कई छोटे छोटे सूबे थे, इनको अपने अंदर मिलाया गया था। इसका जो इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी, साम्राज्यवादी नीति की, जितना हम है उसमें हम संतुष्ट नहीं रहेंगे। आज आप देखे होंगे कि चाइना जो कर रहा है पर्ल ऑफ स्ट्रिंग की पॉलिसी, उसमें क्या होता है? उसमें यही होता है कि वो कैसे हिंद महासागर में या अफ्रीका में जाकर के, या श्रीलंका, बांग्लादेश, हर तरफ जाकर के वो अपना छोटा छोटा इकोनॉमिक कॉलोनी ढूंढ बना रहा है। तो वही उस समय इंग्लैंड वाले कर रहे थे, उसमें ब्रिटिश कर रहे थे। वो जब इंडिया में सारे फॉरेन रूलर से जब वो इक्वल में आ गए, सबको सबसे लीड करने लगे, तो अब उन्होंने लोकल
इन लोकल शासकों के जो आपसी जो इश्यूज थे उनमें वो इंटरफेयर करने लगे और अपने एक एक करके सिद्धांत को के थ्रू व्यक्तिगत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स के सिद्धांत जो थी सब्सिडी अलायंस था, इन सब का प्रयोग करके उन्होंने कई छोटे छोटे सूबों को मिला लिया और ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया। इसके अलावा जो तात्कालिक कारण थे उस समय बहुत रिसेंटली हुए थे कुछ सालों में, उसमें था ये कई पेंशन बंद करने लगे। बताइए, जब आप कंपनी लेके कहीं जा रहे हैं काम करने के लिए तो आप कौन होते हैं? पेंशन बंद करने वाले, उपाधि बंद करने वाले। ये तो कोई शासक ही कर सकता है। तो इनकी मंशा देखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी कहती है अपने आप को, लेकिन ये क्या कर रही है? ये एडमिनिस्ट्रेशन में अपना हस्तक्षेप कर रही है। तो ये पेंशन, कई शासकों के पेंशन बंद कर रही है। आपने देखा होगा कि कैसे राजा राम मोहन राय मुगल शासक का पेंशन बहाली करवाने के लिए ये जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं। तो ये स्थिति थी कि मुगल शासक का पेंशन ये बंद कर देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग होते हैं। उसके बाद आप देखें कि लास्ट पेशवा जो थे बाजीराव द्वितीय, बाजीराव प्रथम नहीं, बाजीराव द्वितीय। बाजीराव प्रथम कौन था? बाजीराव प्रथम पे ही मूवी बनी है आपकी, रणवीर सिंह वाली मूवी बाजीराव मस्तानी। ये बाजीराव द्वितीय है। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे मराठा वार वाले लेक्चर को देख सकते हैं, उसमें विस्तार से मैंने बताया है कि इनके पुत्र होते हैं नाना साहिब, जिनको कहते हैं धोंदू पंत भी कहते हैं। ये इनके पुत्र हैं और इनका भी पेंशन बंद कर दिया जाता है। आप देखिए कर्नाटक में, सूरत में, थंजौर में इनके शासकों की उपाधि जो टाइटल्स होते हैं उसको भी खत्म कर दिया जाता है। मुगल बादशाह अभी भी उत्तर भारत में एक सिंबॉलिक हेड के रूप में तो होते ही हैं। सिंबॉलिक हेड मतलब प्रतीकात्मक, उनका अभी भी एक माना जाता है कि वो एक सत्ता चल रही है केंद्र में। उनको भी सीधे आके उनको भी इनकाउंटर करते हैं, उनको भी फ्रंट पे से लीड करते हैं और उनको लाल किले से हटने के लिए मजबूर करते हैं। उनको बादशाह की उपाधि छोड़ने के लिए कहते हैं। और उससे भी ज़्यादा जो सबसे विकट बात थी वो थी कि उत्तराधिकारियों की सूची मांग लेते हैं उनसे कि आपके कौन कौन से उत्तराधिकारी हैं, हमें उसका लिस्ट दें, हम डिसाइड करेंगे कि ये आपके वाजिब उत्तराधिकारी हैं या नहीं है, बताइए। तो ये सब कुछ स्थितियां थी। उसके बाद अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के बारे में हम लोग देखेंगे आज। सुजाउद्दौला दौला के सीरीज में थे ये, अवध के जो हमने देखे थे, अवध का जो संधि हुआ था अंग्रेजों के साथ 1765 के इलाहाबाद संधि, उसमें सुजाउद्दौला थे। तो उन्हीं की लीनिएज में ये आते हैं वाजिद अली शाह। इनके बारे में बड़ा एक मशहूर है कि जब ये अंग्रेज यहाँ पे अटैक किए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सैनिक थी, जब टुकड़ी अटैक की थी, तो ये भाग नहीं पाए थे, बैठे रह गए। तो इनसे पूछा क्यों नहीं भाग पाए थे, उन्होंने बोला कि मेरे जो जूती पहनाने वाला है वो आया ही नहीं है, तो मैं कैसे भागता। तो इतने बड़े नवाब थे ये लोग, इतने एरिस्टोक्रेट, इतने एलिट हो गए थे। और इसके इनके जैविक पुत्र थे बिरजिस कादिर। अब देखिए यहाँ एक तो जैविक पुत्र की बात हो गई थी, अब यहाँ पे जब वो जैविक पुत्र बिरजिस कादिर है तो अल्पवयस्क है, वो बैठा गद्दी पे। और इसकी संरक्षिका बनी थी बेगम हजरत महल। हम आगे की स्लाइड में देखेंगे, बेगम हजरत महल इनकी माता जी थी, वो संरक्षिका बन के रूल कर रही थी अवध में। तो उसको उसने आउटरम कमेटी की रिपोर्ट आई, आउटरम कमेटी की रिपोर्ट आती है, उसमें कुशासन का आरोप लगा देते हैं। ये कुशासन क्या है वो तो अंग्रेजी जान रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले ही जान रहे हैं कि किन फैक्टर्स, किन पैरामीटर्स के हिसाब से वो सुशासन बोलते हैं या कुशासन बोलते हैं। तो कुशासन का आरोप लगा करके अवध पर भी कब्जा कर लेते हैं, अवध को भी विलय करवा लेते हैं। ये सब चीजें हो रही हैं बैकग्राउंड में। छोटी छोटी अन्य चीजें जो हो रही हैं, आप देखिए राजनीतिक, पॉलिटिकल कम इकोनॉमिक में ये सब चीजें आ जाती हैं। कुछ आर्थिक भी कारण है, कुछ पॉलिटिकल भी आते हैं। कि क्या हुआ कि 1857 में एक इनाम कमीशन आया था। कौन सा कमीशन आया था? इनाम कमीशन। इसका काम क्या था? अंग्रेजों को रिपोर्ट मिला कि इंडिया में बहुत सारे जो हमने जमींदार दिए हैं, जिनको हमने बोला कि टैक्स कलेक्ट करके हमें दे दिया करो, अस्थाई बंदोबस्त आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, देखा होगा। तो उसमें बताया था कि हमने कि सनसेट लॉ होता था कि सूर्यास्त के पहले एक निर्धारित तिथि को आप पैसा ला करके हमें दे दीजिए, एक निर्धारित जो तय अमाउंट में होता था। उतने कर से अगर कम आपने दिया या सूर्यास्त से चूक गए तो आपके फिर से जो जमींदारी को जमीन जो जमींदारों को दिया गया था, उस जमीन की फिर से नीलामी होगी और नए जमींदार को वो जमीन नीलाम कर दी जाएगी। तो उसके पास जो जमीन का जो ब्यौरा था, उसके अलावा भी कई ऐसे जमीन थे, इसको गैर मजरूआ जमीन भी कई बार लोकल सब लैंग्वेज में कहते हैं, गैर मजरूआ, जिसका कोई सरकारी रिकॉर्ड ना हो, जिसका कोई वैध रिकॉर्ड ना हो। तो उस तरह का जमीन होता था और जमींदार उस पर भी अपना खेती करवाते थे या किसानों से खेती करवा के टैक्स कलेक्ट करते थे, लेकिन ये उनके रिकॉर्ड में नहीं था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो उस जमीन का टैक्स उनको नहीं जाता था कंपनी को। तो कंपनी वाले तो व्यापारी हुए, इनको तो चाहिए कैसे हम और ज़्यादा पैसा कमा सकें। तो इन्होंने क्या किया, इनाम कमीशन लाया और बोला कि तुम पता लगाओ कि यहाँ कौन कौन सा जमीन अवैध जमीन है। तो पता चला कि 20,000 जागीर, जो जागीर बड़े बड़े लैंड का टुकड़ा होता है उसको जागीर कहते हैं, तो 20,000 जागीर अवैध पाया गया इस रिपोर्ट में।
और इन सारे अवैध जमीनों पे अपने जमींदार जो थे वो किसानों से खेती करवाते थे और टैक्स कलेक्शन करते थे, लेकिन वो उसके रिकॉर्ड में नहीं था ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो उनको पैसा नहीं देते थे इसका। तो क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन अवैध जागीरों को अपने कब्जे में ले लिया, इसको जब्त कर लिया। तो इसके कारण से भी जो जमींदार थे उनको एक बड़ा आक्रोश उनमें गया कि ये क्या चिंदी चोरी हुई, हम इनको इतना पैसा जब दे ही रहे हैं तो ये छोटे छोटे जो आपके जागीर हैं उनको भी आप कब्जा कर लो, 20,000 जागीर को अवैध बना करके कमीशन बिठा देते हो और फिर उसको भी कब्जा कर लेते हो, तो सबको घाटा हो रहा था उससे। तो ये थी आपकी जमींदारों में आक्रोश का कारण था। इनाम कमीशन याद रखिए, कई बार आपको इनाम कमीशन पूछा गया एक दो एग्जाम में, लेकिन कई जगह आपको मिलेगा नहीं इनाम कमीशन के बारे में। फिर आपका दीवानी व फौजदारी कानूनों में व्यापक बदलाव। जो दीवानी टैक्स कलेक्शन, जो आपके कानून थे, टैक्स कलेक्शन लॉज थे रिवेन्यू कलेक्शन के, उसमें और फौजदारी लॉज थे, उसमें व्यापक कॉम्प्रिहेंसिव बदलाव किया गया था अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए। ठीक है। उसके बाद एक जो नॉर्मल है कि लैंग्वेज से सबको बड़ा प्यार होता है, तो फारसी लैंग्वेज चल रहा था मुगल के काल में न्यायालयों में, कोर्ट में, उसको उन्होंने उसके स्थान पर अंग्रेजी का प्रयोग शुरू कर दिया था। तो ये भी एक कहीं ना कहीं से एक सांस्कृतिक कल्चरल झटका होता है, कहीं एक सेंटिमेंट होता है लोगों का जुड़ा हुआ कि हमें वहां से बेदखल किया जा रहा है हमारे कल्चर को, हमारे सिंबल्स को। तो ये था आपका फारसी के स्थान पर अंग्रेजी का प्रयोग किया गया था। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि भाषा के आधार पे स्वतंत्र भारत में पहले राज्य की जो स्थापना हुई थी वो किस राज्य की स्थापना हुई थी और वो किस सन में हुई थी। ठीक है, भाषा के आधार पे। प्रशासनिक व अन्य सेवाओं में भेदभाव के कारण भारतीय असंतुष्ट थे। एक कारण ये भी था कि जो इंडियन सिविल सर्विसेज चल रहा था उसमें भारतीयों के साथ बड़ी जाति होती थी, उसमें कई जो नियम थे वो भारतीयों के लिए कुछ थे, अंग्रेजों के लिए कुछ थे, सेना में भी यही नियम था। तो जो अन्य ब्रिटिश सर्विसेज थी उसमें जो नियम था, कई जगह आप देखेंगे कि आप कि सूबेदार से ऊपर के रैंक पे आप जा ही नहीं सकते हैं, आप चाहे कितने भी टैलेंटेड हो, कितने भी कुशल आपकी सैन्य क्षमता हो, लेकिन आप सूबेदार से ऊपर नहीं जा सकते। तो ये सब कुछ भेदभाव थे, इसके कारण भारतीय असंतुष्ट थे। तो ये तो थे आपके राजनीतिक कारण। फिर देखते हैं हम आर्थिक कारण। आर्थिक कारण दोस्तों हमने पिछले क्लास में 7th लेक्चर में आपको बताया था विस्तार से कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो आर्थिक इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उसमें भारत के में किस तरह के परिवर्तन हुए थे और किस तरह से भारत दरिद्रता की तरफ चला गया था। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी आई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा, तो उसको हमने देखा था। तो उसी को थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ में देखते हैं। वो भी एक इंपॉर्टेंट कॉज था 1857 की क्रांति का माहौल बनाने में। भू राजस्व नीतियों के कारण क्या होता था कि किसान, वो भू राजस्व नीतियां क्या थी, जो टैक्स कलेक्शन के 3 नियम लाए गए थे, रैयतवारी, महालवारी और परमानेंट सेटलमेंट या स्थायी बंदोबस्त। इसके कारण जो किसान, वो छोटे जमींदार थे, वो अपने ही खेत में मजदूर व दरिद्र बन गए थे। उन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला सीन स्टार्ट हो गया था, जिसमें वो अफीम की खेती, नील की खेती या कैश क्रॉप्स की खेती, नकदी फसलों की खेती अपने हिसाब से करवाते थे, चाय के बागान बनाने लग गए थे और उन किसानों से जबरन वो खेती करवाते थे। और उसमें जो मुनाफा होता था उसमें बहुत ही मिनिमल या कभी भी मिलता भी नहीं था, मजदूरी की तरह वो काम करते थे किसान अपने ही खेत में। तो ये सब चीजें थी, बुरा सुनीतियों के कारण काफी परेशान थे यहाँ के किसान और छोटे जमींदार। फिर औद्योगिक नीति के कारण इनकी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, खासकर 1813 में जो एक इनकी इंडिया चार्टर एक्ट आया था, उसमें 1813 में क्या हुआ था, फ्री ट्रेड ला दिया गया था, मुक्त व्यापार लाया गया था। पहले क्या था दोस्तों, 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो महारानी ने कहा था, एलिजाबेथ ने, कि आप जाइए, उनको फरमान दिया था कि आप जाकर के अकेले, आपकी मोनोपोली होगी कि आप जाकर ईस्ट का जो आइलैंड्स है, ईस्टर्न आइलैंड्स, उसमें इंडिया है और भी जो कंट्री है वहाँ पे आप व्यापार कीजिए और आपकी मोनोपोली होगी। लेकिन हम देखते हैं 1813 में जब चार्टर एक्ट आता है तो इसमें वो इस मोनोपोली को खत्म करते हैं, झटका लगता है इसको। उसमें क्या करते हैं, ये फ्री ट्रेड की पॉलिसी अपनाते हैं, जिसमें चीन और चाय, मतलब चीन के में से जो व्यापार करेंगे वो तो ईआईसी ही करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, और चाय का जो व्यापार करेंगी वो भी यही करेंगे। बाकी अन्य चीज़ों में वो मुक्त व्यापार की, कोई भी कंपनी ब्रिटेन की जा करके, यूरोपीय कंपनी भारत में आकर के यहाँ पर व्यापार कर सकती है। अब आप देखें कि जो पॉलिसीज उनकी ऐसी थी कि यहाँ की इंडस्ट्री तो एक तो ऐसा ही बहुत ज़्यादा यहाँ पे लिमिटेड इंडस्ट्रीज थी, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा पुअर था स्टार्टिंग से ही, क्योंकि ये एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी यहाँ की थी, कोई यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें नहीं थी। हाँ, हस्तशिल्प था, बुनकर का काम था, हस्तकर था, शिल्पी ये थे, ये सब चीज़ें क्राफ्ट वाली चीज़ें थी। लेकिन इन चीज़ों का जो ब्रिटिश की पॉलिसी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसे खत्म हो चुके थे, मृत प्राय हो चुके थे। और जब फ्री ट्रेड आ गया, जब बाहर की सारी कंपनी आ गई, तब तो ये ऑलमोस्ट खत्म ही हो गए थे, तो इनको भी झटका लगा। तो ये सारे वर्ग जो थे छोटे छोटे, तो ये सभी उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। फिर एक थी आयात निर्यात की भेद मूलक नीतियां, जो हमने लास्ट क्लास में विस्तार से बताया था, इसको कहते हैं इंपीरियल प्रेफरेंसेस। मतलब
इंपीरियल प्रेफरेंस मतलब साम्राज्यवादी वरीयता। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपने फेवर में, ब्रिटेन के फेवर में ऐसी पॉलिसीज बनाती थी कि आयात और निर्यात पे ऐसे टैक्स लगाती थी कि जिससे आपको उनके प्रोडक्ट को इंडिया के बाजार में बेचने में आसानी हो, ज़्यादा से ज़्यादा माल यहाँ पे आए और इनकरेज हो वहाँ के लोग बेचने में, यहाँ पे यहाँ का बाजार उनके लिए खुल जाए। और जो इंडिया का माल जाता था इंग्लैंड में, वहाँ पे इतना टैक्स लगा देते थे वो कि ब्रिटेन में इसका बाजार ही नहीं बन पाता था, वहाँ के मार्केट में कम्पीट ही नहीं कर पाता था। तो इस तरह की भेदमूलक नीतियाँ थी, डिवीज़न या डिफरेंशियल इनके जो थे ना पॉलिसीज़ थी, जिसने इसको आर्थिक कारण से यहाँ की जो इंडस्ट्री थी थोड़ी बहुत थी सही, उसको बिल्कुल खत्म कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। ये थे आपके आर्थिक कारण। फिर है सामाजिक कारण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है, सामाजिक कारण। आपको पता है कि किसी भी समाज को, अभी देख सकते हैं सबरीमाला टेम्पल में क्या हुआ, कितना विरोध हुआ। तो सती प्रथा उस समय एक समाज का पार्ट था, हिंदू समाज का, जिसको इन्होंने बंद करवाया था 1829 में, राजा राम मोहन राय के समय में। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, आप लोग नीचे कमेंट में लिखिएगा। तो सती प्रथा 1829 में बैन हुआ था। तो इसका काफ़ी आक्रोश था कि आप हमारे धार्मिक और सामाजिक रीतियों में जो परंपराएं हमारे, उसमें आप हस्तक्षेप करने लग गए। तो ये सारी चीज़ें भी उस समय समाज में आक्रोश का कारण बनी थी अंग्रेजों के खिलाफ। दूसरा था हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम। ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से हुआ था, जिसमें कि विधवा को फिर से विवाह करने की अनुमति मिली थी। उस समय के समाज में ये बहुत ही बड़ा कदम था, क्योंकि उस समय के, आज के भी समाज में आप देखिए कि कितना ज़्यादा उनके साथ भेदभाव होता है। किसी भी शुभ काम में उनको सम्मिलित करने के पहले लोग नहीं, स्वेच्छा से नहीं सम्मिलित करना चाहते। आज भी आप देख सकते हैं अपने समाज में ये हो रहा है, ये चीज़ें हैं, जो कि बहुत हद तक इसमें सुधार हुआ है, लेकिन ये सब चीज़ें आज भी समाज में वैसी ही हैं। तो उस समय का समाज कैसा रहा होगा, उसने कैसे रिएक्ट किया होगा, आप देखिए। फिर नस्ल के आधार पर भेदभाव था। नस्ल के आधार पर भेदभाव था क्योंकि एक ही सर्विसेज में जो ब्रिटिशर्स थे और जो इंडियंस थे, उनके पेंशन्स में, उनकी सुविधाओं में, उनके वेतन भत्तों में, उनमें काफ़ी भेद था। आप तो जानते ही होंगे, किसी कहीं की मूवी में दिखाया गया है कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। इस तरह के जो आपके नस्लीय रेशियल लाइंस लिखी होती थी कि भारतीय और कुत्ते यहाँ पे अलाउ नहीं है, यहाँ पे अनुमति नहीं दी जा रही है। इतना बुरा हाल था। आपने रूडयार्ड किपलिंग का नाम सुना होगा, बड़े कवि थे, एक ब्रिटिश कवि थे। इन्होंने लिखा था व्हाइट मैन बर्डन की एक थ्योरी थी उनकी, कि कैसे जो भी अश्वेत लोग हैं, मतलब जो नॉन वाइट हैं, वो हमारे वाइट रेस पे, जो श्वेत जातियां हैं यूरोप की, उन पे बर्डन है। हम लोग उनको सिविलाइज करने के लिए आए हैं। हम लोग क्या करने के लिए आए हैं, सिविलाइज, हम आपको सभ्य बनाने के लिए आए हैं अश्वेत जातियों को। इस तरह के उनके विचार थे रूडयार्ड किपलिंग के। और एक जनरल विचार था उस समय। 1813 में जब चार्टर एक्ट आया था, तो उसमें एक और घटना घटी थी। उसमें ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की छूट मिली थी। तो ईसाई मिशनरियाँ जब धर्म प्रचार करने के लिए भारत में आने लगी, तो इससे फिर जो मेनलैंड इंडिया था, विशेषकर ट्राइबल इंडिया था, उसमें भी बहुत ज़्यादा विरोध इसका हुआ। इसके कारण कई स्थानीय संघर्ष हुए हैं, कई विद्रोह हुए, नागरिक और ट्राइबल मूवमेंट हुए, जिसको हम आगे क्लास में भी देखेंगे। तो उसके कारण से भी एक काफ़ी रोष था समाज के एक वर्ग में कि आप हमारे धर्म में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, रिलीजियस कन्वर्जेंस फैला रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी थी। एक कानून 1850 में आया था, इसी चीज़ के क्रम में ये हम देखेंगे, इसी के अलाइनमेंट में, कि धार्मिक योग्यता अधिनियम आया था। इसका ये था कि कई लोगों को, उनके जो पिता थे, अपने पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित कर देते थे, संपत्ति में अधिकार नहीं देते थे, कि अगर आपने धर्म परिवर्तन कर लिया उनके बच्चे ने, पुत्री ने, तो उसके कारण उन्होंने लाया था धार्मिक योग्यता अधिनियम, जिसके तहत धर्म परिवर्तन के कारण कोई भी पिता पुत्र को संपत्ति से वंचित नहीं कर सकते हैं। तो उसी धर्म परिवर्तन की घटनाओं को और बल देने के लिए ये लाया गया था धार्मिक योग्यता अधिनियम। तो ये सब इनके नियम कानून थे। भारतीय धर्म की बहुत ज़्यादा आलोचना होती थी। आपको पता होगा लॉर्ड मैकाले के टाइम उनकी शिक्षा नीति ऐसी थी, उनको लगता था कि यहाँ पे जो भी लिखा हुआ सब कूड़ा करकट है। और इनके जो भी कल्चर्स हैं, बहुदैववाद, मतलब बहुत सारे देवताओं की पूजा होती थी, मूर्ति पूजा, कर्मकांड हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा पार्ट है, जिसमें शादी के लिए अलग कर्मकांड है, मरणोपरांत के लिए अलग कर्मकांड है। 16 संस्कार होते हैं, आपको पता है। 16 संस्कार में एक व्यक्ति के जीवन में 16 अलग अलग फेजों में बांटा गया है पूरे जीवन को, और इसमें अलग अलग स्टेज में अलग अलग इसके कर्मकांड से उसको, उस संक्रमण काल को डाला जाता है, जिसमें गर्भावस्था से लेकर के मरणोपरांत तक का सारे कर्मकांड आते हैं। तो इसको भी वो काफ़ी, उनको लगता था इलॉजिकल, लगता था अतार्किक लगता था। तो इसका भी काफ़ी मजाक उड़ाया जाता था, जिसके कारण से जो यहाँ का प्रबुद्ध वर्ग था वो बड़ा क्षुब्ध था।
लॉर्ड मैकाले ने तक तो यहाँ तक कह दिया था कि पूरे भारतीय दर्शन, उपनिषद, वेद जो भी लिखा हुआ है, उन सब किताबों का ज्ञान एक तरफ, और ब्रिटिश लाइब्रेरी के किसी एक रैक में पढ़े हुए पुस्तकों का ज्ञान एक तरफ, उसके बराबर है या उससे भी कम है। ये थी, इतनी बड़ी सोच थी उनकी, इतना उनको लगता था कि इस तरह का इनका मतलब खोखलापन है। जबकि आपको पता है कि आज मैक्स मुलर हैं या फिर कई ऐसे इतिहास के विद्वान हैं जिन्होंने उपनिषदों से बहुत कुछ सीखा है। आज भी कई जो स्पेस साइंटिस्ट जब स्पेस में जाते हैं तो वो गीता को लेके जा रहे हैं, उपनिषद को लेके जा रहे हैं। आज एक बहुत ही प्रगाढ़ दर्शन है, आप एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि कैसे उसमें कुछ कुरीतियां हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप उन कुरीतियों को अगर समझेंगे तो आप उनका विरोध कर सकते हैं, लेकिन उसमें कई दर्शन की बातें भी हैं, कई ज्ञान विज्ञान की बातें भी हैं। उपनिषद में काफ़ी एक दर्शन है जो कि आज भी जिसमें साइंटिस्ट काफ़ी इंटरेस्ट दिखाते हैं। हम लोग आगे देखेंगे कभी एंशिएंट हिस्ट्री क्लास जब होगी हमारी तो ये सारी चीज़ें हैं। आइंस्टीन का काफ़ी इंटरेस्ट था भारतीय दर्शन में, न्यूटन का काफ़ी इंटरेस्ट था भारतीय दर्शन में, लेकिन इस तरह से उन्होंने खारिज कर दिया था। ठीक है, तो सामाजिक कारण ये था। उसके बाद सैन्य कारण क्या थे, मिलिट्री कॉजेस क्या थे उस समय। तो मिलिट्री कॉजेस जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि वेतन में, पदोन्नति में भेदभाव था जो इंडियन लोग थे उनके साथ। भारतीय लोग सूबेदार से ऊपर नहीं जा सकते थे, मतलब क्लास वन गेस्टेड ऑफिसर जो होता है उसके रैंक में नहीं जा सकते थे। उसका सेना का अनुपात उस समय क्या था आप देखिए, अधिक संख्या में आपके भारतीय थे, 6:1, मतलब 6 आपके इंडियन सोल्जर्स थे और वन वन आपका ब्रिटिश सोल्जर थे। तो आपका ये था 6:1 का रेशियो था सेना में। और कुल सैन्य खर्चे का आधा से अधिक व्यय अंग्रेजी सैनिकों पर होता था। कुल सैन्य खर्चों का आधा से अधिक व्यय अंग्रेजी सैनिकों पे होता था, जबकि उनकी संख्या थी 1/6। 1/6 भी नहीं, 1/7 हुआ ये। 6+1 7 और 1/7, तो 1/7 होना चाहिए था, जबकि ये आधे से अधिक खर्च अंग्रेजी सैनिकों पर हो रहा था। फिर धार्मिक अभिव्यक्ति पे रोक थी, जैसे कि आपको तिलक पे, टोपी पे, यो सेकुलर सेना बनाना चाहते थे ब्रिटिशर्स, तो उन्होंने टोपी पे, पगड़ी पे, तिलक पे, इन चीज़ों पे रोक लगा दी थी। उसके बाद भारतीय डाकघर अधिनियम आया था एक, 1854 में आया था। इस अधिनियम में क्या था कि जो भारतीय सैनिकों को फ्री में तार करने की या लेटर लिखने का या पत्र भेजने का जो सुविधा था, निःशुल्क डाक सुविधाएं थी, उसको समाप्त कर दिया गया था। और उसके बाद एक सामान्य सेना भर्ती अधिनियम आया था। सामान्य सेना भर्ती अधिनियम 1856 का आया था, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसमें ये चीज़ें काफ़ी कंट्रोवर्शियल थी। कंट्रोवर्शियल तो नहीं थी, आज भी आप अगर किसी चीज़ का फॉर्म भरेंगे उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि आपको भारत सरकार किसी, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी आती है उसमें लिखा रहता है किसी भी जगह पे आपको तैनात कर सकती है, भारत या भारत के बाहर भी, देश के हितों की रक्षा के लिए। तो उस समय भी ये आया था सामान्य सेना भर्ती अधिनियम 1856, जिसमें भारत के अंदर वो बाहर जहां भी ब्रिटिश भेजें वहां आपको जाना पड़ेगा। और आपको पता है कि हिंदू धर्म में उस समय समुद्र यात्रा को वर्जित मानते थे। उस समय समाज की जो संरचना थी, आप जब माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ पढ़ेंगे, एक बुक बड़ी अच्छी किताब है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, महात्मा गांधी की। तो उस बुक में लिखे हैं गांधी ने कि जब वो पहली बार पढ़ाई करने के लिए जात गए थे, विदेश गए थे, तो समाज में बड़ा उस चीज़ को लेकर के एक बड़ी घटना थी कि क्यों ये विदेश जा रहा है पढ़ने के लिए, इसका तो धर्म ही भ्रष्ट हो जाएगा। तो इस तरह से वहाँ पे सामाजिक मान्यताएं थी भारत की उस समय। तो इसका भी एक विरोध था कहीं ना कहीं। और इन सब के बाद एक तात्कालिक कारण था, मतलब राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सैन्य कारण, ये सब कारण से एक माहौल तो बन चुका था, काफ़ी सालों से बन रहा था, जो कि दीर्घकालिक परिस्थितियां बनती हैं वो बन चुकी थी। लेकिन जो सिचुएशन जो बिगड़ा, जहाँ से क्रांति शुरुआत होती है, उसका एक जो तत्कालिक कारण है कि किस चीज़ से चिंगारी लगती है, तो उसको हम देखते हैं। अब आपने कई मूवी में देखा होगा या सबको जो तैयारी कर उन्हें काफ़ी डिटेल में बातें पता भी होंगी। थोड़ा सा मैं कुछ कुछ फैक्ट्स और आपके सामने हाईलाइट करते जाऊंगा। दिसंबर 1856 में पुराने ब्राउन बेस के स्थान पर नई इनफील्ड राइफल लाई गई थी। इनफील्ड राइफल लाई गई थी किसके आधार स्थान पे, ब्राउन बेस। पहले ब्राउन बेस चलता था, बाद में फिर आ गया इनफील्ड राइफल लाई गई थी। इनफील्ड राइफल में क्या था, इसके ऊपर चर्बी होती थी जिसे मुंह से काटना पड़ता था, जिसे मुंह से काटना पड़ता था। अच्छा, इस राइफल को चलाने की ट्रेनिंग कहाँ दी जाती थी, डमडम में, अंबाला में, सियालकोट में। अंबाला और सियालकोट। डमडम कहाँ पे है, आप लोग बताइएगा, डमडम कहाँ पे है। अंबाला हरियाणा में है, सबको पता है, और सियालकोट का, ये दोनों बताइएगा आप कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो
कारतूसों के ऊपर चर्बी होती थी। उसमें क्या हुआ कि उसमें ग्रीज होता था और उसमें एक अफवाह फैल गई कि इसमें सुअर और गाय की चर्बी डाली जाती है इस ग्रीज में, जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं, मुंह से काट रहे हैं। तो सुअर आपका मुसलमानों के लिए हो गया, बड़ा निषिद्ध, धार्मिक रूप से निषिद्ध हो गया। गाय आपका हिंदुओं के लिए हो गया। तो इस तरह से ये दोनों जो सेनाएं थी हिंदू और मुस्लिम धर्म के, ये दोनों इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा विरोध में आ गए और दोनों ने एक अलायंस बनाया कि ये तो हमारे और तुम्हारे दोनों के धर्म का ये कहीं न कहीं नष्ट कर रहे हैं, हम लोगों का धर्म नष्ट कर रहे हैं। तो इस तरह की एक अफ़वाह फैल गई। तो पहले तो ये गए जब मंगल पांडे बात करने का, आपने मूवी में देखा होगा, तो अंग्रेज अधिकारियों ने पहले तो मना कर दिया, बोला नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर एक पारसी उद्योगपति था जिनका उस ब्रिटिश जो कंपनी के जो कुछ ऑफिसर थे उनसे उनका पंगा हो गया, उनसे झगड़ा हो गया, मनमुटाव हो गया। तो ये मंगल पांडे को ले जाके कारखाने में पहुंचाते हैं और वहीं दिखाते हैं कि देखो क्या है असली स्थिति। और जब वो देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, फिर ये बात जंगल में आग की तरह फैल जाती है। 26 जनवरी, ये थोड़ा डेट कुछ कुछ महत्वपूर्ण है, सीधे डेट पूछा जाता है कई एग्जाम्स में। तो 26 फरवरी 1857 को बहरामपुर, उड़ीसा में बहरामपुर है। तो बहरामपुर में क्या होता है, चर्बी वाली कारतूस को प्रयोग करने से सेना की एक टुकड़ी इनकार कर देती है। जब ऐसा होता है तो सेना है, उसमें नो नहीं चलता, उसमें हमेशा आपको यस करना है। कमांड जो ऊपर से आ रहा है उसको यस करना है। आज भी भारतीय सेना में या किसी भी अन्य देश की सेना में आपको दिमाग नहीं लगाना है। अगर आप सैनिक हैं तो आपको जो कमांड आ रहा है उसको फॉलो करना है। और इसकी एक वजह भी है कि अगर आप सैनिक से जो कमांड आ रहा है उसको अगर सिविलियन नौकरी की तरह लोग डिमांड करेंगे, क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, फिर तो ऑर्डर ही फॉलो नहीं हो पाएगा। तो इस कारण से क्या हुआ कि अगर उन्होंने इनकार किया तो अनुशासनहीनता, इनडिसिप्लिन का आरोप लगा के पूरी सैनिक टुकड़ी को भंग कर दिया गया। इसी कड़ी में फिर बात आगे पहुंचती है 29 मार्च 1857। अब बात आती है कहाँ पे, मंगल पांडे की बैरक में। ये कहाँ पे है, ये है बैरकपुर में। ये कहाँ है, बैरकपुर में। और इनकी 34वीं रेजिमेंट में ये के पार्ट हैं। ये किसके पार्ट हैं, 34वीं रेजिमेंट के पार्ट हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की 34वीं रेजिमेंट में मंगल पांडे के नेतृत्व में इसे प्रयोग करने से मना कर दिया गया और भी सैनिकों ने मना कर दिया। तो जब वहां से कुछ आदेश ज़्यादा आने लगा और ज़्यादा तनावपूर्ण और कड़ाई करने लगी, सख्ती की जाने लगी, तो इन्होंने फिर इनकाउंटर हुआ इन लोगों के साथ और इन्होंने दो अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। उसमें एक तो एजुटेंट था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एजुटेंट था, और एक सार्जेंट हडसन था। इन दोनों को, इन दो अधिकारियों को मार दिया। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है कि एक सिपाही अपने ऑफिसर को मार दे, वो भी अंग्रेज ऑफिसर को। तो फिर 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी जाती है, 8 अप्रैल 1857 को। परंतु इसे खत्म नहीं हुआ है। तब तक क्या है, तात्या टोपे, नाना साहिब, ये सब मिलकर योजना बना रहे होते हैं। और ये आपके मंगल पांडे से बातचीत हो चुकी होती है इनकी, और इधर के बख्त खान से इनकी बातचीत हो चुकी होती है। 31 मई को सामूहिक रूप से हम विरोध करेंगे। एक डेट निकल के आती है कि आप, हम इस दिन विरोध करेंगे। लेकिन होता क्या है कि उसके पहले ही मंगल पांडे को फांसी पड़ जाती है। उस समय संचार के माध्यम इतने स्ट्रांग नहीं थे कि तुरंत हम बता दें कि अब तो यहाँ पे विफल हो गया है, आप लोग तैयार हो जाओ, तुरंत हम, प्लान चेंज हो रहा है, तुरंत आप लोग भी स्ट्राइक कर दो। ऐसा नहीं हुआ। 10 मार्च को वहां पे उनकी मृत्यु हो जाती है, उनको फांसी दिया जाता है 1857 को। उसके बाद, सॉरी, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी जाती है। डेट आप लोग याद रखिएगा। और 24 अप्रैल 1857 को क्या होता है, 24 अप्रैल 1857 को अब मेरठ के सैनिकों ने भी इसका विरोध कर दिया। इन्होंने भी इसका विरोध कर दिया। 85 सैनिकों को बर्खास्त कर दिया। यहां भी वही हुआ, इन्होंने भी 85 सैनिकों को बर्खास्त कर दिया, उन्हें 10 साल की जेल दे दी। तो इसके विरोध में वहां का जो उसकी छावनी जो थी, पूरी की पूरी सैनिकों ने, छावनी के पूरे सैनिकों ने विरोध कर दिया। और मेरठ छावनी को कब्जे में लेकर के अपने साथियों को, जो इनको बर्खास्त करके जेल में डाला गया था, सजा सुनाई गई थी, उनको अपने साथ ले लिया, उनको भी छुड़ा लिया। और ये सारे लोग, 10 मई को ये घटना हुई थी। और ये सारे लोग, ये 30 मई को निर्धारित था कि 30 मई को हम करेंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें पहले ही हो गई, 10 मई को ही हो गया। तो आप देखिए इसमें क्या दिख रहा है कि कोई एक स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई प्लानिंग का पार्ट नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है कि हमने एक योजना बनाई है तो उसी के अनुसार हम फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं है। बंगाल कभी, बैरकपुर में कभी हो रहा है, बहरामपुर में कभी हो रहा है, मेरठ में कभी हो रहा है, दिल्ली में कभी हो रहा है। तो लोग अपने अपने अलग अलग तरीके से अपनी अपनी जगह पे कर रहे हैं, जिसमें संगठन का अभाव है, नेतृत्व का अभाव है, कोई कॉमन लीडर नहीं जो लीड कर सके। ये सब चीज़ें थी जो काफ़ी बाद में फिर इन्फ्लुएंस की, असफलताएं हुई, जो ये उतना बड़ा नहीं बन पाया। नहीं तो 1857 में ही इतनी स्थितियां ऐसी बन गई थी कि हो सकता है कुछ निर्णायक डिसीजन हो जाता है। फिर देखिए 1857 की क्रांति का प्रारंभ इसलिए कब माना जाता है, 10 मई को मेरठ से प्रारंभ माना जाता है। इसी को हम ऑफिशियल शुरुआत मानते हैं, 10 मई 1857 को। इसको आप नोट कर लीजिए। डेट तो काफ़ी है लेकिन 10 मई को ही इसकी शुरुआत मानी जाती है।
तो इसमें क्या हुआ कि तीसरी कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बीयुक्त कारतूसों को छूने से भी इनकार कर दिया और खुलेआम बगावत कर दी। फिर अपने अधिकारियों पर ही गोली चला दी, कई लोग मारे गए उसमें, और अपने साथियों को मुक्त करवाकर मेरठ से लोग निकल गए कहाँ? दिल्ली निकल गए। कहाँ निकल गए? दिल्ली की तरफ निकल गए। और दिल्ली क्यों निकले थे? क्योंकि मेरठ से जाओ आके दिल्ली पहुंचेंगे तो दिल्ली में मुगल सल्तनत अभी बैठे हुए हैं। मुगल सल्तनत में कौन है उस समय? बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर। इनको लगा कि हम उन पे जाकर के, उनके पास जाकर के झंडा बुलंद करेंगे उनके नेतृत्व में। नाना साहिब ने कानपुर में ही बोल अंग्रेजों को हरा करके अपने मुगल एम्परर को बोला था कि हमारे नेतृत्व, हमारे रियल जो शासक है, वास्तविक शासक है वो दिल्ली में बैठे हुए हैं, बहादुर शाह जफर, उनको नेता माना था। तो इन्होंने भी यही प्लानिंग हुई थी कि दिल्ली में जाकर के हम उनको नेता मानेंगे और उनके नेतृत्व में हम पूरा युद्ध करेंगे अंग्रेजों से, ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो ये पहुंचे कहाँ? मेरठ से अपने साथियों को मुक्त करवा करके हुजूम के साथ दिल्ली पहुंचे, गाजियाबाद होते हुए। तो वहाँ हिंडन नदी थी, वहाँ पे हिंडन नदी थी। हिंडन नदी के एक साइड में कौन थे? जनरल हेविट थे, जिनके पास 2200 यूरोपीय सैनिक थे। पर हिंडन नदी को पार नहीं कर पा रहे थे ये लोग। और अगर कहा जाता है, ऐसे भी कई लोग मानते हैं कि अगर हिंडन नदी नहीं होता तो हो सकता है कि वो लोग वहीं पे आकर के दिल्ली तक पहुंचने नहीं देते इन लोगों को, जो भारतीय सैनिक थे वहीं पे रोक देते और इस विद्रोह को वहीं खत्म कर देते, दबा देते। लेकिन वो हिंडन के उस पार रह गया और ये लोग पहुंच गए दिल्ली। और उन्होंने इस तूफान को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया, तो दिल्ली पहुंच गई ये सेना। और इन विद्रोहियों ने, ये डेट फिर इंपॉर्टेंट हो गया, कि 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। उन्होंने क्या किया? दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और इस प्रकार से सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर कौन बैठे हुए हैं? मुगल सल्तनत बैठा हुआ है, उसकी हुकूमत वहां से चल रही है। तो बहादुर शाह जफर के पास पहुंच गए और वहां जाकर के पहुंच करके, ये पहली घटना थी 12 मई 1857 को, कि दिल्ली पहुंच गए और लाल किले पर झंडा फहरा दिया कि भाई अब तो हमारा 1857 का हमारा नेतृत्व तो यही है, हमें अंग्रेजों से कोई मतलब नहीं, हम उनकी सेना से मुक्त हैं। और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को सर्वशासक घोषित कर दिया। वो तो इरेलीवेंट हो चुके थे, वो तो पेंशन वेंशन पे जी रहे थे। तो उनको लगा कि अरे ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई, सारे सैनिक आ गए, सारे लोग हमारे पास आ गए और हमें बोलने का हमारे नेता बन जाओ। तो यहाँ तो लोग देखिए नेतृत्व के लिए मरते रहते हैं, लेकिन आपको हजारों की संख्या में लोग अगर बोले कि हमें नेता आपको बनाना है, तो आप कहेंगे कि वाह ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो वही हुआ वहाँ पे, उन्होंने तुरंत नेतृत्व स्वीकार किया। लेकिन वो बड़े वृद्ध हो चुके थे, उनमें उतनी नेतृत्व क्षमता नहीं थी, कोई उतना साहसिक भी नहीं थे वो। तो यही सब हुआ, नेतृत्व तो हुआ लेकिन बस एक सांकेतिक नेतृत्व ही मिला। लेकिन उनके ही कमांडर, ये क्वेश्चन पूछा था कई बार एग्जाम में, कि उसी में मुगल सैन्य कमांडर थे, पश्तून थे, ये पश्तून, पठान भी कहते हैं इनको। तो ये कमांडर बख्त खान, इनकी बात हुई थी मंगल पांडे और इन लोगों से, नाना साहिब से। तो इन्होंने बात की थी कि 30 मई को क्रांति करनी है। लेकिन देखे कि ये 12-13 मई को यहाँ दिल्ली में पहुंच चुके हैं, धावा बोल चुके हैं और ये बोल रहे हैं कि हमारी ये हो गई, हमने अब अंग्रेजों को भगा दिया मेरठ से और हम पहुंच गए दिल्ली, अब तो हम आपको ही अपना सैन्य कमांडर मानते हैं और मुगल सल्तनत को ही अपना रियल शासक मानते हैं। तो ये भी खुश हो गया कि चलो इसमें क्या है, हम तो तुरंत अपना मुगल सैन्य कमांडर, अपने आप को चीफ कमांडर घोषित कर दिया इसने, कि इस युद्ध का मैं कमान संभालूंगा। इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है, दिल्ली में ये सब चल रहा है, इसमें और एक इंटरेस्टिंग बात है कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम जो हुआ था, इसका जो प्रतीक था कमल और रोटी था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका जो प्रतीक था वो कमल और रोटी था। इसको भी आप याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, कमल और रोटी इसका क्या था? सिंबल था। और इसी में देखते हैं आगे जाके 2-3 महीने के अंदर ही वो वर्मा से फौज बुला लेते हैं, वर्मा से फौज बुला लेते हैं। कारण क्या होता है कि ये सूचना तो बना लेते हैं, बहुत अच्छी तैयारी इनकी होती है, ये सूचना लीक हो जाती है कहीं ना कहीं से। तो कुछ इतिहासकारों का मानना है, आपने मूवी में भी देखा होगा कुछ, और कुछ इतिहासकारों का वास्तव में ऐसा मत भी है कि हुआ क्या कि इन्होंने जो योजना बनाई थी, तो जो ब्रिटिश सैनिक थे या जो ब्रिटिश लोग थे, सॉरी जो इंडियन सैनिक थे ब्रिटिश सेना में, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में, रेजिमेंट में, वो घर जाके ये सब बातें करते थे। तो जो उनकी औरतें थी वो जाके ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स के घरों में जाकर के काम करती थी, दाई का काम करती थी, मेड का काम करती थी, उनके बच्चों को पालती थी। किनके? ब्रिटिश अधिकारियों के घर में जाकर काम करती थी, यहाँ के जो सेना के या जो वहाँ के सर्विस क्लास के लोग थे, उनके उनके घर की औरतें। तो औरतों का जो दिल होता है बड़ा, वो सॉफ्ट कॉर्नर होता है बच्चों को लेकर के। तो उनको लगा कि ये लोग योजना तो बना रहे हैं, अटैक करेंगे, मार भी देंगे, लेकिन पता चला उसमें कि स्त्रियां और बच्चे ही मारे जाएंगे। इनको कहाँ पता था कि हम क्या करेंगे, क्या योजना है। तो औरतें उतनी प्लानिंग नहीं कर पाई और उन समझ नहीं पाई क्या होना है। उनके घर की जो औरतें, जो बाई दाई थी, और ऐसा नहीं औरतों की बात नहीं क्या कही जा सकती, कुछ एक दो औरतें ऐसी रही होंगी या कोई दाई रहा होगा। और ये भी एक इतिहासकारों का ऐसा मत है, कोई ऐसा नहीं किसी चीज़ से लीक हुआ हो। लीक होने के 10 तरीके हैं। तो बताया जाता है कि कोई दाई थी और जाके उसने, उससे ममत तो जाग गया उनका कि बच्चे कहीं ना मर जाएं इनके। तो उन्होंने बता दिया कि ऐसा ऐसा होने वाला, आप लोग सुरक्षित हो जाओ। जैसे ही ये पता चला, तुरंत अंग्रेज ऑफिसर्स अलर्ट हो गए,
बर्मा से सैनिक मंगा लिए गए, एक्स्ट्रा एडिशनल सैनिक मंगा लिए गए। और जहाँ जहाँ जो सैन्य कमांडर के रूप में जो आपके सैन्य सूबेदार जो थे भारतीय ब्रिटिश सेना में, उनको वहाँ से उनका पावर कम कर दिया गया और बिल्कुल डिप्लॉयमेंट कर दिया गया हर जगह पे, जिससे उनको संभलने का समय मिल गया। और फिर देखिए क्या हुआ, 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में, इसमें देखिए जनरल जॉन निकोलसन की मृत्यु होती है। पूछा जाता है कि किस अंग्रेज कमांडर की मृत्यु होती है, तो जनरल जॉन निकोलसन। और ये बहुत बड़ी क्षति थी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, क्योंकि एक बहुत ही अनुभवी और कुशल सैन्य कमांडर थे, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। परंतु बाद में सितंबर में ही 1857 में दिल्ली पर अंग्रेज अपना पुनः कब्जा स्थापित कर लेते हैं, और इसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं। और आपको बता दें कि इसी 1857 की क्रांति के बाद जो मुगल साम्राज्य था, उसके जो अंतिम सम्राट थे बहादुर शाह जफर, इनको कैद करके डिपोर्ट करके कहाँ भेजा जाता है, वर्मा। इनको डिपोर्ट करके वर्मा भेजा जाता है। जितने भी मुगल साम्राज्य के इंपॉर्टेंट लोग थे, उनको या तो कैद कर लिया जाता है या उनकी हत्या कर दी जाती है, और वर्मा भेज करके इनको बाद में 1862 में वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है, और इस तरह से मुगल साम्राज्य हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है भारतवर्ष में। तो दिल्ली में ये कहानी थी। अन्य जो क्षेत्र थे वहां क्या चल रहा था, वन बाय वन देखते हैं। अब देखिए लखनऊ है, लखनऊ क्या है, अवध का क्षेत्र है। तो लखनऊ में क्या चल रहा है, लखनऊ में विद्रोह स्टार्ट होता है 30 मई 1857 को। जो डेट तय हुआ था, देखा जाए तो उसी डेट को अवध में ये डेट निकल के आता है। उस दिन लखनऊ में विद्रोह होता है। विद्रोह का नेतृत्व कौन करती हैं, विद्रोह का नेतृत्व करती हैं बेगम हजरत महल। मैंने बताया था पीछे एक स्लाइड में आपको कि वाजिद अली खान की जो बेगम थी हजरत महल, उनके जो अल्पवयस्क बालक था, उनका क्या नाम था, बिरजिस कादर, उसको नवाब घोषित किया गया था, और स्वयं वो उसमें अपना संरक्षिका बन के प्रशासन की बागडोर संभाल रही थी। लेकिन कुशासन, ऑटरम के कुशासन के रिपोर्ट के बाद इन्होंने उसको विलय करने की कोशिश की थी, विलय कर लिया था। तो बेगम हजरत महल ने अवध में मोर्चा संभाला था। आपको ये नाम याद रखना होगा। 30 मई 1857 को लखनऊ विरोध होता है, जिसका मोर्चा संभालती हैं बेगम हजरत महल। लखनऊ में 1857 के दौरान स्थिति ये हो जाती है कि अंग्रेज रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए कई बड़े बड़े अंग्रेज ऑफिसर मारे जाते हैं, जिसमें से मेजर जनरल हैवलॉक हैं, जनरल नील हैं, सर हेनरी लॉरेंस हैं। इनकी मृत्यु हो जाती है उनकी सुरक्षा करते हुए, उसमें अंग्रेज रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए। और फिर जाके देखिए युद्ध चलते रहा, और 21 मार्च 1858 को कैंपबेल, ये काफी योग्य सैन्य कमांडर था कैंपबेल, ये गोरखा रेजिमेंट की सहायता से, किनकी सहायता से, देखिए आपके युद्ध के दबाने के लिए भी उन्होंने इंडियन का ही सहारा लिया। गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया इन्होंने, लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया था। तो इस तरह से उन्होंने लखनऊ के विरोध को भी दबा दिया, कुचल दिया, जिसमें लेकिन उनको काफी नुकसान हुआ था। 3 बड़े बड़े सैन्य ऑफिसर मारे गए थे। और एक बात आपको और जानना चाहिए कि 1857 की क्रांति के पहले तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी के फौज की टुकड़ी थी, उसमें सबसे अधिक सेना जो थे वो अवध के थे। किस क्षेत्र के थे, अवध। सबसे अधिक सैन्य शक्ति जो थी अवध क्षेत्र की थी, जिसको उन्होंने बाद में एक इंटेंशनली बहुत ज्यादा कम कर दिया था, जिसको हम देखेंगे अभी। सॉरी, कानपुर 5 जून 1857। अब कानपुर में चलते हैं, कानपुर में क्या हो रहा है। कानपुर में नाना साहब, नाना धोंदो पंत भी कहते हैं इनको, ये पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा कर देते हैं, अपने आप को आखिरी पेशवा बोलते हैं, और अपने आप को अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से अपने आप को अलग कर लेते हैं, और मुगल सल्तनत को अपना चीफ शासक मान लेते हैं नाना साहब। इनके एक सेनापति थे तात्या टोपे, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है 1857 की क्रांति में, बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। इनके कमांडर इन चीफ थे, इनसे इनको बहुत सहायता मिली। और इन्हीं के साथ थे अजीमुल्ला खां, नाना साहब के बड़े इंपॉर्टेंट सलाहकार थे, ये आपके एडवाइजर थे नाना साहब के। तो इन्होंने नाना साहब के सचिव के रूप में भी कार्य किया है, और इनको क्रांति दूत भी कहा जाता है। बड़े दूरदर्शी थे अजीमुल्ला खां, ये नाम पूछा जाता है एग्जाम में। तात्या टोपे को, तात्या टोपे के बारे में कुछ क्वेश्चंस आता है, जो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक तो इनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग, पूछा जाता है कि किनका नाम था, इनका वास्तविक नाम क्या था। एक और पांडुरंग है जिनका सामाजिक फ्रंट पे, जो इन्होंने सोशल फ्रंट पे काफी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, उसका नाम आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और उसके बाद क्या है, वो 1857 में भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता में से एक थे तात्या टोपे। इनका जन्म महाराष्ट्र के येओला में होता है, ये ओला एक जगह है वहां पे होता है। और ये आते हैं यहाँ पे कानपुर में। जो आखिरी पेशवा थे नाना साहब, बाजीराव द्वितीय के पुत्र हैं ये नाना साहब, जो अपने आप को पेशवा घोषित करते हैं और विद्रोह कर देते हैं। इनके सैन्य कमांडर थे, कमांडर इन चीफ थे। तो
इनके साथ जो होता है, इनकी जो मृत्यु होती है, इनके एक विश्वसनीय मित्र के कारण ही होती है। वो क्या करते हैं, वो स्पाई का काम कर लेते हैं। वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए गुप्तचर का काम करते हैं। इन्होंने काफ़ी इंडियन को भी अपने गुप्तचर गैंग में हायर कर रखा था। आप देखेंगे कई बार ऐसा हुआ है, कई मूवी में भी दिखाया गया है कि कैसे जो कई क्रांति घटनाएं थी उसे विफल किया अंग्रेजों ने इंडियंस की ही सहायता लेकर के, इनके गुप्तचर, इनके ही लोगों को गुप्तचर बना करके। तो मान सिंह होते हैं एक विश्वसनीय मित्र होते हैं मान सिंह। ये सिंधिया साम्राज्य के होते हैं, सिंधिया राज के एक सामंत होते हैं मान सिंह। यही उन्हें धोखा देते हैं और उन्हें पकड़वा देते हैं अंग्रेजों से, कंपनी के लोगों से। और ये जब क्या होते हैं, ये पहाड़ों के जंगलों में जब अब ये कैंप में सैन कर सो रहे होते हैं तो इनको पकड़वा दिया जाता है। और यहाँ से इनको पकड़ के शिवपुरी लाया जाता है। शिवपुरी में सैनिक अदालत में इनको 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी जाती है, तात्या टोपे को। ठीक है। और शिवपुरी कहाँ है, ग्वालियर के पास है। आज वहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट एक सेंटर है, बीएसएफ का ट्रेनिंग सेंटर है शिवपुरी के पास। ठीक है, ये शिवपुरी आपका, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। मध्य प्रदेश में ग्वालियर के पास है ये। झांसी में क्या हो रहा होता है उस समय झांसी देखिए, रानी लक्ष्मीबाई वहाँ पे थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट फिगर थी, जहाँ से बड़े सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था, मणिकर्णिका। एक मूवी आई थी मणिकर्णिका, तो इनका वास्तविक नाम था मणिकर्णिका। इनका जन्म हुआ था वाराणसी के गोलघर में। कहाँ हुआ था जन्म इनका, वाराणसी के गोलघर में। इनके पिताजी मोरोपंत, इनके पिताजी का नाम था मोरोपंत। ये झांसी के जो महाराजा थे, ये कौन थे, मराठे थे। झांसी के महाराजा कौन थे उसमें, मराठे गंगाधर राव थे। तो गंगाधर राव के दरबार में चले जाते हैं और बाद में उन्हीं गंगाधर राव से अपने बेटी की शादी, जिनका नाम उस समय रानी लक्ष्मीबाई पड़ जाता है, उनसे शादी कर देते हैं 14 वर्ष की उम्र में। और ये बहुत छोटी होती हैं। बाद में ये क्या होता है, महाराजा गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु के बाद रानी लक्ष्मीबाई विधवा हो जाती हैं। इनकी अपनी कोई संतान नहीं होती है। और फिर यहाँ पे आती है व्यपगत का सिद्धांत आता है, डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स की, लॉर्ड डलहौजी की पॉलिसी आती है। और वो क्या करते हैं, रानी लक्ष्मीबाई के विधवा होने के बाद उनका कोई वारिस नहीं होता, कोई उत्तराधिकारी नहीं होता। और जब वो गंगाधर राव की मृत्यु के बाद दामोदर राव को उत्तराधिकारी या एडॉप्ट करना चाहती हैं, दत्तक पुत्र लेना चाहती हैं, तो डलहौजी इसको मना करके 1853 में झांसी का विलय कर लेता है अपने साम्राज्य में। 1853 में डलहौजी करता है। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स पॉलिसी के आधार पे। और फिर क्या होता है, 1857, 30 मई 1857, क्योंकि डेट यही तय किया गया था, 30 मई को किया गया था। तो आप देखिए लखनऊ में भी विद्रोह जो अवध में हुआ है बेगम हजरत महल के नेतृत्व में, वो 30 मई को हुआ है। झांसी में भी कब हुआ है, 30 मई को हुआ है। तो रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह शुरू हो जाता है, उन्होंने भी बिगुल फूंक देती हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। और इनका अदम्य साहस है और कुशल नेतृत्व है। इसके बारे में लॉर्ड कैनिंग, इनके बारे में ह्यूरोज कहते हैं, जो आपके सर ह्यूरोज होते हैं, उनका कहना था कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। जब वो लड़े थे इससे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से, तो इन्होंने उनको बहुत ज़्यादा दिखाया था कि इतनी बड़ी सेना को घुटने पे लाके खड़ा कर दिया था। तो इससे प्रभावित होकर उसने बोला था कि भारतीय विद्रोहियों में, आप देखिए इन लाइन से देखिए कि अंग्रेज ये बोल रहे हैं, कोई इंडियन इतिहासकार ने इस लाइन को नहीं लिखा है। जिन और ये कोई अंग्रेज, नॉर्मल अंग्रेज भी नहीं है, कोई इतिहासकार नहीं है, ये खुद उससे लड़े हैं। किससे, रानी लक्ष्मीबाई से लड़े हैं। और ये बड़े कुशल कमांडर, सैन्य कमांडर हैं अंग्रेजों के। और उनका ये कहना लड़ने के बाद, ऑल्दो इन्हीं से लड़ते हुए ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो जाती हैं। 17 जून 1858 को ग्वालियर में ही शहीद होती हैं। और वहीं पर वीरगति प्राप्त करने के बाद उनकी समाधि वहीं बनाई जाती है, ग्वालियर में ही इनकी समाधि भी है। तो यही अंग्रेज जनरल कहता है कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। इतनी बड़ी बात कही थी। और सबसे दुखद बात तो ये थी कि आपका झांसी के बगल में ग्वालियर था, झांसी के बगल में ग्वालियर था, और ग्वालियर में बैठे हुए थे मराठे। कौन थे, सिंधिया। सिंधिया कौन थे, हमने देखा था, मराठे थे। पुणे में कौन थे, पेशवा। नागपुर में कौन थे, भोंसले। बड़ौदा में कौन थे, गायकवाड़। और ग्वालियर में कौन थे, सिंधिया। इंदौर में कौन थे, होलकर। 5 थे, 5 अलग अलग कन्फेडरेसी था, उसमें से ग्वालियर में कौन थे, आपके सिंधिया थे। ये सिंधिया अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे। इन्होंने बहुत ज़्यादा सर्वाधिक किसी ने अगर मदद की है ईस्ट इंडिया कंपनी की 1857 क्रांति के दौरान, तो वो ग्वालियर के सिंधिया ने की है। और इन्होंने इतना मदद किया है उसको कि लॉर्ड कैनिंग, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उस समय के, उनका इतना बड़ा स्टेटमेंट है कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाता, यदि लक्ष्मीबाई के साथ सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाता, क्योंकि इतनी बड़ी इनकी आर्मी थी, तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होता। आप बोलिए कितनी बड़ी बात ये कह रहे हैं अंग्रेज।
जो गवर्नर जनरल हैं। तो और इन्होंने क्या किया, इन्होंने सक्रिय रूप से रानी लक्ष्मीबाई को हराने के लिए अंग्रेजों की मदद की थी। तो ये सब स्थिति थी जिसके कारण हम लोग हारे थे 1857 का की वो लड़ाई। साहस की कोई कमी नहीं थी, कमी थी तो संगठन, नेतृत्व और दूरदर्शिता की और आपसी समन्वय की। दोस्तों, ये 3-4 इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे। उसके बाद छोटे-छोटे सेंटर जैसे बरेली में था आपका रोहेलखंड कहा जाता है इस एरिया को। उसके भूतपूर्व शासक थे, उत्तराधिकारी थे खान बहादुर, इन्होंने लीड किया था। इसको आप थोड़ा-सा याद रख सकते हैं एक फैक्ट के रूप में, ये पूछा जाता है। मुगल सम्राट द्वितीय बहादुर शाह द्वितीय जो जफर जिनको कहा जाता है अंतिम सम्राट थे, उन्होंने उन्हें वायसराय के पद पर भी नियुक्त किया था, ये आप नोट कर सकते हैं। जगदीशपुर, जगदीशपुर आज कहाँ है? बिहार के आरा में है। आरा जिला है, भोजपुर जिला भी कहते हैं। तो आरा जिला में जगदीशपुर एक गांव है। वहाँ के जमींदार थे बाबू कुंवर सिंह। कुंवर सिंह इन्होंने 1857 के विद्रोह में अगुवाई की थी जगदीशपुर में। और बिहार के तत्कालीन शाहाबाद, उस समय शाहाबाद जिले को कहते थे और अभी भोजपुरी आरा जिला कहते हैं, वहाँ पे इसकी अगुवाई की थी। और ये जब उस विद्रोह में शामिल हुए थे तो 80 वर्ष के थे। इन्हें बिहार का सिंह भी कहा जाता है। तो आप ये नोट कर सकते हैं इन फैक्ट्स को कि कुंवर सिंह उस समय 80 वर्ष के थे और इन्हें बिहार का सिंह भी कहा जाता है। इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि जब इनके बाएं हाथ में अंग्रेजों की गोली लग गई थी तो इन्होंने अपने ही तलवार से अपने बाएं हाथ को काटकर नदी में प्रवाहित कर दिया था और फिर दाएं हाथ से लड़ते रहे थे। तो इस तरह का अदम्य शौर्य और साहस था भारतीय शासकों और राजाओं और विद्रोहियों के अंदर। फिर असम देखते हैं, ये और दो तीन कुछ नाम है। असम में इन्होंने नेतृत्व किया था, दीवान मणिराम दत्त ने किया था वहां पर नेतृत्व। और फिर उसके बाद यहाँ भी विद्रोह का दमन कर दिया गया और मणिराम को फांसी दे दी गई थी। और एक था जोधपुर। जोधपुर में आप देखिए जो वहाँ के राजा थे वो अंग्रेजों के साथ खड़े थे। और जोधपुर के अंदर एक छोटा सा सूबा था आउवा। आउवा यहाँ के ठाकुर थे कुशल सिंह। इन्होंने 1857 में, ये कितनी बड़ी बात है कि 1857 में एक साथ वो अंग्रेज की सैन्य सेना से, संयुक्त सेना और जोधपुर की संयुक्त सेना, दोनों की जो संयुक्त सेना थी उससे लड़े और उन दोनों को हराया। बताइए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, अंग्रेजी सेना के साथ भारत के स्थानीय जो शासक हैं वो भी उनके साथ मिलकर के अपनी सेना को भेज रहे हैं और भारतीय शासकों के खिलाफ ही उसका प्रयोग कर रहे हैं। फिर देखिए फैजाबाद। फैजाबाद क्या है? मौलवी अहमदुल्लाह शाह। मौलवी अहमदुल्लाह शाह ये नेतृत्व फैजाबाद ने किए हैं। फैजाबाद जिसका वर्तमान नाम अभी अयोध्या है, यही फैजाबाद जिला था। ये इनके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग एक जानकारी है, आप लोग नोट कर सकते हैं कि अहमद उल्लाह शाह जो फैजाबाद, यूपी के फैजाबाद का नेतृत्व कर रहे हैं, वो मूल रूप से तमिलनाडु के अरकोट के रहने वाले हैं। तमिलनाडु के अरकोट के रहने वाले हैं और वो फैजाबाद में आकर बस गए हैं। इनके बारे में ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा इनको बड़े योग्य मानते हैं। ब्रिटिशर्स के जो इनके बारे में जो कोट है, उन्होंने अंग्रेजों ने इनके बारे में कहा था कि अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक अगर कोई है तो उसमें अहमद उल्लाह शाह का नाम दिया गया था। इन्होंने इन्होंने बेगम हजरत महल को भी असिस्ट किया था, उनको भी सहयोग किया था उनके विद्रोह में, लखनऊ के विद्रोह में। तो इनको भी आप नोट कर सकते हैं। इनके बारे में एक दो फैक्ट है, मैंने इसको कोट किया क्योंकि ये पूछा जाता है कि किसके बारे में क्या कहा है अंग्रेजों ने। तो वो फैजाबाद ये मूल रूप से तमिलनाडु के अरकोट में रहने वाले थे। इन्होंने विभिन्न धर्मानुयायियों मतलब हिंदू और मुसलमानों को कहा कि हम लोग एक हो जाएं और ये लोग हम लोग एक होकर के इन काफिरों को, अंग्रेज काफिरों को यहाँ से, भारत से बाहर खदेड़ें। और ये इतने प्रभावकारी थे कि इनको पकड़ने के लिए ब्रिटिशर्स ने 50,000 का, उस जमाने में 50,000 का इनाम रखा था। और इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट घटना जो है 1857 की विद्रोह की, जो उसका फैक्ट है एक छोटा सा, कि मिर्जा गालिब इसके प्रत्यक्षदर्शी थे इस घटना के। अर्थात 1857 का जो विद्रोह हुआ था, तो जो दिल्ली में उसकी सेना आई थी अंग्रेजों की और वहाँ पे जो युद्ध हुआ था, तो उसके प्रत्यक्षदर्शी थे मिर्जा गालिब। ये क्या बड़े मशहूर पोएट थे मिर्जा गालिब। ये आगरा के थे, बाद में दिल्ली में बस गए थे। तो ये मिर्जा गालिब उस समय प्रत्यक्षदर्शी थे। इसी में एक क्वेश्चन और करूंगा जो मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था आपको, कि तृतीय पानीपत का युद्ध जो 1761 में हुआ था मराठों और अंग्रेजों के बीच, सॉरी मराठों और अहमद अफगान अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच, उसके प्रत्यक्ष दृष्टा कौन थे उसका नाम कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, तृतीय पानीपत के युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी कौन थे। फिर छोटे छोटे नाम है। मंदसौर में इन्होंने, फिरोज शाह ने लीड किया था। इलाहाबाद में लियाकत अली ने लीड किया था। मथुरा में देवी सिंह ने लीड किया था। संबलपुर में सुरेंद्र भाई ने लीड किया था। बलिया में चित्तू पांडे ने लीड किया था। ये स्टेट पीसेस कई बार पूछ देते हैं, लेकिन मुख्य जो था मैंने आपको बता दिया वन बाय वन। और ये कुछ अलग से भी इनको आप याद कर सकते हैं। मंदसौर बड़ा इंपॉर्टेंट शहर है आपका, कहाँ पे? ये मध्य प्रदेश में है।
ब्रिटिश प्रतिरोध, तो इसमें कुछ नाम जो अंग्रेज ऑफिसर्स के हैं अलग अलग जगह पे प्रतिरोध में, जो ब्रिटिश की तरफ से लीड कर रहे थे, उनके भी नाम कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आप इस स्लाइड से नोट डाउन कर सकते हैं, जिनमें एक कैंपबेल का नाम बहुत प्रमुख है। सर कॉलिन कैंपबेल ये बहुत जगह लीड किए हैं, और लास्ट में लखनऊ में कई लोग मारे गए थे, कई सैन्य कमांडर। तो लास्ट में सर कॉलिन कमांड कैंपबेल ने ही कमान संभाला था, और उसके बाद उन्होंने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से अवध के विद्रोह को कुचल दिया था। झांसी में सर ह्यू रोज, जिनके बारे में हमने पढ़ा, जिनसे ही मरते वक्त वीर गति को प्राप्त हुई थी रानी लक्ष्मीबाई। और बनारस में थे कर्नल जेम्स नील। तो ये कुछ नाम थे इंपॉर्टेंट। फिर आपका 1857 की क्रांति की असफलता के कारण, तो ये हमने देखा कि अलग अलग जगह पे कौन कौन लोग लीड कर रहे थे 1857 की क्रांति में। और हम देखते हैं इस क्रांति में कि कहीं भी एक सामंजस्य नहीं है, कहीं भी आपस में एक विजन नहीं है कि कहाँ जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, क्या रणनीति होनी चाहिए। कोई एक एकरूपता नहीं दिखती, कोई आपको एक एक कमांड नहीं दिखता, कोई नेतृत्व नहीं दिखता, कोई संगठन नहीं दिखता। तो कई कारण है उसके, हम लोग एक एक करके देखेंगे। इसको हमने देखा है, पहला तो सामान्य योजना, जो एक जनरल प्लानिंग होती है, लैक ऑफ प्लानिंग थी। लैक ऑफ प्लानिंग और केंद्रीय संगठन की कमी थी, लाइक सेंट्रलाइज जो कमांड होना चाहिए उसकी कमी थी। कारण क्या था? कारण यह था कि कोई भी सेंट्रल लीडरशिप उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। दिल्ली को इन्होंने मानने की कोशिश की, बनाने की कोशिश की, पर बहादुर शाह जफर बड़े वृद्ध हो गए थे, उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे और उतने विजनरी नहीं थे, तो वो उतने प्रभावी साबित नहीं हुए, बस एक सिंबॉलिक बन के रह गए। उनसे इस क्रांति को कोई फायदा नहीं मिला, और तुरंत इस विद्रोह को दबा भी दिया गया और उनको वर्मा डिपोर्ट कर दिया गया। तो और कोई सेंट्रल फिगर ऐसा था नहीं कि जिसको हम एक नेतृत्व के रूप में स्वीकार कर सकें, सारे जो अलग अलग खेमे हैं, अलग अलग जो पार्टीज हैं। और इसमें देखिए आप सब अपने अपने कारणों से लड़ रहे हैं, निजी स्वार्थ। हम आगे की स्लाइड के पॉइंट्स में देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना नहीं थी। जो विद्रोही थे अलग अलग जगह पे, उनको कोई संगठन नहीं था। झांसी वाले कहीं आपके दिल्ली में जाके सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, दिल्ली वाले लखनऊ में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लखनऊ वाले कानपुर में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कानपुर वाले बलिया में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो आरा को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सब अपने, कोई अपने सूबा बचा रहा है, कोई अपनी जमींदारी बचा रहा है, कोई अपना राज्य बचा रहा है, कोई अपना उत्तराधिकार बचा रहा है, कोई अपना स्टेट प्रांत बचा रहा है। तो अपने अपने निजी स्वार्थ में सब लगे हुए थे। कोई एक जिसको कहते हैं समन्वय, कोऑर्डिनेशन नहीं था इनमें। तो किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण राष्ट्रीय भावना का अभाव था। ऐसा नहीं था कि हम पूरे राष्ट्र के लिए या पूरे भारतवर्ष के लिए लड़ रहे हैं, बस हम झांसी के लिए लड़ रहे हैं, हम कानपुर के लिए लड़ रहे हैं, हम लखनऊ के लिए लड़ रहे हैं, हम मेरठ में सैन्य हमारी क्षमता है तो हम सेना के रूप में विद्रोह कर रहे हैं, वो दिल्ली के लिए लड़ रहे हैं। कोई आपके आरा में अकेले बाबू कुंवर सिंह लड़ रहे हैं, कोई मंदसौर लड़ रहे हैं। तो छिटपुट अलग अलग जगह पे प्रभाव तो हुआ, लेकिन अलग अलग छिटपुट रहा, सब में आपस में कनेक्शन का अभाव था, संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा था। तो किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव, जब तक सुनियोजित वेल प्लान्ड कार्यक्रम, एक प्रोग्राम नहीं होगा, उसका अभाव रहेगा, तो नहीं हो पाएगा। आप देखिए निजी स्वार्थ, मैंने जब बताया आपको, वो था एक अस्पष्ट लक्ष्य था। कोई लक्ष्य नहीं था कि सेंट्रल रूप से हमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त करना है, नहीं। उनका लक्ष्य था किसी तरह से हमें अवध में विरोध करके अपने गद्दी को हासिल करना है, झांसी में सर ह्यू रोज को हटाना है, या आपके कानपुर में नाना साहब को अपना एस्टेब्लिश होना है, या अपने जमींदारी की रक्षा करनी है, कहाँ पे, आरा में। तो इस तरह की बात हो रही थी। तो कोई एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं था कि हमें पूरे ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म करना है और हमें सबने मिलकर एक साथ मिलकर एक फोर्स बनाना है, ज्वाइंट अलायंस बनाना है, ऐसा नहीं था। एक अस्पष्ट रणनीति थी, बिल्कुल यही दिख रही है आपको पूरी लड़ाई में। अनुशासन की कमी, इसी का एक दूसरा पार्ट है, अनुशासन डिसिप्लिन की कमी थी। कई बार तो विद्रोही जो थे ऐसे भीड़ की तरह, उन्मादी भीड़ की तरह व्यवहार करते थे कि सब मिलकर इकट्ठा होकर कुछ लोगों को मार दिया, ऐसे करने लगे थे। आप वही मैंने पॉइंट में लिखा है कि दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे। उनके पास एक फ्यूचर प्लानिंग नहीं थी कि एक फ्यूचर का कोई पॉइंट हो, भविष्योन्मुखी, जो आपको लेकर भविष्य की तरफ एक कोई कार्यक्रम हो कि हम इस तरह से हम देश को आज़ाद करवाएंगे, उसके बाद हमारी नीति, आर्थिक नीति ये होगी, हमारी सामाजिक नीति ये होगी। उनके पास ऐसा कुछ नहीं था। उनके पास ये था कि बस हिंदू मुस्लिम हम लोग एक हो गए थे। पहली बार इस तरह से दोनों जो समुदाय था, जो दोनों धर्म के अनुयायी थे, उनके बीच एक बहुत स्ट्रॉन्ग आपका एक कनेक्शन देखने को मिलता है, सौहार्द की भावना देखने को मिलती है कि दोनों साथ मिलकर लड़े थे अंग्रेजों के खिलाफ। ये एक बहुत ही प्रबल और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। लेकिन अगर देखें तो इसमें कोई इनके पास एक स्ट्रैटेजी नहीं थी कि दूर में हमें क्या करना है, इनको हराने के बाद हमें कोई क्या करना है, और क्या ये पैन इंडिया लेवल पे हराना है, या सिर्फ अवध में हराना है, या सिर्फ बलिया में हराना है, ऐसा नहीं है। कोई सुसंगत विचारधारा, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव नहीं है कि हम वहाँ पे लाएंगे तो क्या लाएंगे, डेमोक्रेसी लाएंगे या क्या, किस तरह के शासन व्यवस्था को लाएंगे, तो उस तरह का कुछ नहीं था। कोई भावी समाज की परिकल्पना भी नहीं थी उनके अंदर।
कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं थी कि हम क्या करेंगे, कैसे हम लड़ाई को लड़ेंगे या फिर लड़ाई जीतने के बाद हम क्या करेंगे। तो इसके कारण से कोई डिसिप्लिन नहीं आ पाता है और कोई एक प्लानिंग नहीं हो पाती इन कारणों से। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, ये कोई कारण थे जिसके कारण ये जो क्रांति हुई उतनी सफल नहीं हो पाई। उसके अलावा जो कुछ और भी कारण हैं, जैसे ये जो आप देख रहे हैं आंदोलन, ये मुख्य रूप से आपको कहाँ-कहाँ के क्षेत्र दिख रहे हैं? आप देखें तो मुख्य रूप से आपको ये देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, कुछ हद तक मध्य प्रदेश हल्का-सा और थोड़ा-सा आपको छुट-पुट राजस्थान का हिस्सा है क्योंकि वहाँ तो पूरा प्रिंसली स्टेट भरे हुए थे। थोड़ा-सा बिहार का हिस्सा है, पूरा उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। तो लगभग नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट जो है यही उसमें शामिल था। बाकी जो आपका दक्षिण था, साउथ था, वो तो तटस्थ था, न्यूट्रल था, वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा था। आपका पूर्वी ईस्टर्न पार्ट में अगर देखें तो वेस्ट बंगाल में भी थोड़ा-सा अगर बैरकपुर और ये बहरामपुर वाले पार्ट को छोड़ दिया जाए जो कि सैनिक विद्रोह होके खत्म हो गया था। पर कोई वहाँ पे राजनीतिक या कोई प्रशासनिक विद्रोह नहीं हुआ, कोई शासकों के द्वारा वहाँ विद्रोह नहीं हुआ था क्योंकि ब्रिटिश बंगाल में ब्रिटिशर्स एस्टेब्लिश हो गए थे। तो वहाँ कुछ हो नहीं पाया, वहाँ कुछ नहीं, इसका प्रभाव नहीं हो पाया। पश्चिमी भारत में महाराष्ट्र, गुजरात भी इससे अनअफेक्टेड रहा। तो भारत के अधिकांश हिस्सों से ये नगण्य रहा, उसका इफ़ेक्ट नहीं दिखता रहा। कि एक तरह से लोकलाइज्ड एक तरह का वो इफ़ेक्ट हो घटना हो गई, जिसके कारण ये प्रभावी नहीं हो पाई। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण इस कड़ी में एक और पॉइंट है, इसमें आप देखिए कि कई जो भारतीय शासक हैं, वो न्यूट्रल नहीं है। वो इनफैक्ट ब्रिटिशर्स को मदद कर रहे हैं, कंपनी को मदद कर रहे हैं यहाँ के विद्रोह को कुचलने के लिए। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम मैंने बताया था, ग्वालियर के सिंधिया का नाम था, जिसमें कैनिंग ने बोल दिया था कि अगर ये ना होते तो हमें कल ही बोरिया बिस्तरा बंद करके यहाँ से गोल होना पड़ता। इतना बोल दिया था इसके बाद लॉर्ड कैनिंग ने। ये थे इंदौर के होलकर थे, आपके हैदराबाद के निजाम थे, जोधपुर के राजा थे, भोपाल के नवाब थे, पटियाला, नाभा, जिंद के सिख शासक थे, पंजाब के सिख सरदार थे छोटे छोटे सूबों के, कश्मीर के महाराजा थे, अनेक सरदार, बड़े बड़े जमींदार, इन लोगों ने तो बिल्कुल, और साहूकार भी, इन लोगों ने भी यहाँ के लोगों का विरोध करते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिल करके अपने कुछ लाभ के कारण और कुछ जो कहते हैं कि अदूरदर्शिता के कारण और परिपक्वता के कारण उनका साथ दिया और यहाँ के विरोध को कुचलने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। गवर्नर जनरल जनरल कैनिंग, कैनिंग की इसमें एक और इनकी लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कैनिंग की। वो कहते हैं कि ये जो इन शासकों द्वारा सरदारों ने जो तूफान के आगे बांध की तरह काम किया है, मतलब हम तो बस मुट्ठी भर हम अंग्रेज हैं और ये इतना बड़ा भारत है। तो अगर इस तूफान को अगर हम इस तूफान के आगे बांध का काम किन्होंने किया है तो यही भारत के जो प्रिंसली स्टेट के लोग हैं, भारत के जो छोटे-छोटे शासक हैं, जमींदार, बड़े जमींदार हैं या जो सूबे के शासक हैं, वो सब ने आकर के एक बांध की तरह काम किया। जैसे जब बाढ़ आता है, फ्लड आता है ना, तो बांध से आप पानी रोक देते हो। तो इस तूफान का जो बाढ़ आया था, उसको रोक दिया था इन लोगों ने। इन लोगों ने बांध की तरह काम किया था। इन्होंने डैम की तरह काम किया था, पानी को रोका था। तो बाढ़ के इफ़ेक्ट कम हो गए थे, नहीं तो ये तहस-नहस हो जाते उस क्रांति में। तो लॉर्ड कैनिंग ने ये भी बोला है। वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। ये बोल रहे हैं लॉर्ड कैनिंग, वरना यह तूफान एक ही लहर में ये बहा ले जाता। ठीक है। 1800 और दूसरी एक बात ये भी थी कि इसमें जो शिक्षित वर्ग था, हम बाद में देखते हैं कैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट में शिक्षित वर्ग बहुत बड़ी संख्या में जुड़ते हैं। जो इंटेलेक्चुअल्स हैं इंडिया के, वो जुड़ते हैं, हिंदू, मुस्लिम, पारसी या अन्य सिख के जो अन्य लीडिंग जो आपके इंटेलेक्चुअल्स हैं वो जुड़ के आते हैं। लेकिन इस समय 1857 के विद्रोह के समय में जो शिक्षित वर्ग था, इंटेलेक्चुअल्स थे इंडिया के, उन लोगों ने कोई खास रुचि नहीं ली। तो इस ग्रेट वार का, इस ग्रेट एक मूवमेंट के जो असफलता थी उसमें एक कारण यह भी था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। उसके बाद जो और दो तीन पॉइंट्स हैं, एक तो अंग्रेजों के द्वारा क्या था, आधुनिक अस्त्र शस्त्र था, क्योंकि वहां पे रेनेसेंसा हो चुका था यूरोप में और वहां पे काफी साइंटिफिक डेवलपमेंट हो गया था। तो वहां पे एक से एक तोप, बंदूक, अस्त्र शस्त्र जो आधुनिक थे, गोला बारूद, इनका उनके पास जखीरा था। साथ ही साथ उन्होंने संचार, रेल का और यातायात का, तार का, उन्होंने टेलीग्राम का, इसका बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल किया था इनका। इससे वो इनकी जो नीतियाँ थी, इनके जो प्लान्स होते थे, उसको ये जान जाते थे और उसको प्लान को होने से पहले ही नष्ट कर देते थे। तो इनकी जो स्पाई एजेंसी थी, जो गुप्तचर सेना थी, जो इनकी डिप्लोमेटिक पॉलिसी थी, जो कूटनीतिक इनके प्रयास थे, वो भी काफ़ी इनके बड़े ही प्रभावी थे, बड़े ही इफेक्टिव थे। तो संचार एवं यातायात के साधनों का, यथा रेल, वो तार का प्रभावी उपयोग किया था इन लोगों ने। ठीक है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि अंग्रेजों के पास कुशल, योग्य और अनुभवी सैन्य कमांडर थे। इनके पास कई कई युद्ध जीतने का अनुभव था।
और इनमें नाम आता है जॉन निकोलसन का, जिनकी मृत्यु हुई थी दिल्ली में, लेफ्टिनेंट हडसन का, सर ह्यूग व्हीलर का, कॉलिन कैम्पबेल, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम, सर ह्यू रोज झांसी में, ये बड़े इंपॉर्टेंट नाम, जेम्स नील जो लखनऊ में मारे गए थे, ये इंपॉर्टेंट नाम। ये सब बड़े बड़े एक से एक पुरोधा थे, एक से एक ये सब बड़े बड़े सैन्य कमांडर थे, अनुभवी थे, कुशल थे, योग्य थे। तो इनको कई युद्धों का अनुभव था। तो एक तरफ इतने वेल प्लान्ड लोग हैं और एक तरफ इस तरह से अनऑर्गेनाइज्ड टीम है, तो कैसे जीतेंगे? तो ये भी अंग्रेजों के पास एक प्लस पॉइंट था। परिस्थितियां उनकी उनके फेवर में थी। वो देखें, यहाँ के लोकल शासकों के साथ अपना समन्वय कोऑर्डिनेशन बना लिए हैं। वो जो बाहर की यूरोपीय कंपनियां हैं, उन्होंने उनको भी समाप्त कर दिया है, कोई बहुत हद तक उनके क्षेत्र में सीमित कर दिया है। तो सेटल कर दिया इन्होंने, यूरोपीय और स्थानीय राजाओं के साथ इनका सेटलमेंट हो चुका है। तो अब ये कहीं भी अनस्टेबल नहीं है 1857 आते आते। तो ये सब चीजें उनके फेवर में थी। नेक्स्ट है आपका कि बड़े बड़े विद्वानों ने, इतिहासकारों ने इस विद्रोह को कैसे देखा है। हमने कारण देख लिया 1857 का, क्या क्या हुआ, कहाँ कहाँ से रिवोल्ट हुआ, हमने ये देख लिया। उसके बाद ये असफल हुआ तो क्यों हुआ, और इसके क्या प्रभाव हुए, हम ये देखेंगे। और इसके बारे में विद्वानों का क्या मत है, तो कुछ कम देखते हैं। पहले तो सर जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर, इसके बारे में एक थोड़ा बेसिक्स बता दूं आपको, बैकग्राउंड, कि जो जनरली ब्रिटिश के हिस्टोरियंस थे, ब्रिटिश इतिहासकार थे, उन्होंने इस घटना को एक सैन्य विद्रोह तक ही सीमित रखने की कोशिश की। उनकी चेष्टा रही है कि हम इसको इतना आउट ऑफ प्रोपोर्शन बना के ना बताएं, इसको सिंपली एकदम बिल्कुल छोटा सा बता दें कि बस ये तो कुछ नहीं था, ये तो जी सिपाही म्यूटनी थी, सिपाहियों ने विद्रोह किया, हमने इसको कुचल दिया, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं था, कोई टैक्टिकल वार नहीं था, या कोई हमारे खिलाफ कुछ एग्रेशन वैसा नहीं था। तो जनरली ब्रिटिश जो इतिहासकार हैं, वो इसमें कहीं ना कहीं एक पूर्वाग्रह से ग्रस्त नजर आते हैं। 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र तक कह दिया। देखिए आप, ये क्वेश्चन आता है। उन्होंने बोला कि हिंदू हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। इन्होंने सर जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर ने, ये कुछ नहीं था, ये तो सैन्य म्यूटनी भी नहीं थी, ये तो क्या था, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का एक परिणाम था। आउटरम यहां तक कहते हैं कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था, यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। जो हिंदू परेशान हो रहे थे, या हिंदू शासक उनके खिलाफ चले गए थे, तो उसका लाभ उठा के मुस्लिमों ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब क्रिश्चियन है ये, तो ईसाइयों को खत्म करके अपना झंडा बुलंद करने के लिए मुस्लिमों के द्वारा किया गया एक धार्मिक षड्यंत्र था। तो इस तरह के विचार थे आउटरम के, इन्होंने धार्मिक कलर देना स्टार्ट कर दिया इस विद्रोह को। जबकि हम देखते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों मिल करके, यूनाइट होकर के ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट एक बहुत ज़्यादा लामबंदी दिखाने को मिलता है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग इन्होंने एक फोर्स स्थापित किया था। तो ये, इससे हम असहमत बिल्कुल हो सकते हैं, हमारे पास इतने कारण हैं, हमारे पास इतने उदाहरण हैं कि ये नहीं हो सकता। कई जगह तो मैं आपको बताता हूँ कि इतिहास में जैसे सोर्सेस हैं, बताते हैं, ऐसे उदाहरण है कि कई मुस्लिम शासकों ने अपने सूबे में गाय हत्या पर पाबंदी लगा दी थी। आप सोचिए, गौ हत्या पर पाबंदी लगा दी थी अपने हिंदू भाइयों के लिए, मुस्लिम मुस्लिम शासकों के द्वारा लगाया गया था। तो कैसे कह सकते हैं कि मुस्लिम षड्यंत्र था और हिंदुओं का फायदा उठाया गया और कुछ रिफ्ट था? नहीं, गलत है ये। जॉन लॉरेंस और सीले, ये कहते हैं, ये भी हिस्टोरियन है, ये बोलते हैं इट वाज सिंपली एक सिपॉय म्यूटनी, एक सैनिक विद्रोह है और कुछ नहीं है। इसी कड़ी में टी आर होम्स बताते हैं, ये क्या कहते हैं, बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध है। अब फिर वही बात, रुडयार्ड किपलिंग वाली बात आ गई कि हम सभ्य हैं, हम आपको सिविलाइज बनाने आए हैं, आप लोग बर्बर जातियां हैं ह्यूमैनिटी में। तो टी आर होम्स कहते हैं कि ये सिविलाइज्ड और बार्बर बारबरिक कौम के बीच युद्ध है। बारबरिक हो गए हम लोग, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, और जो सिविलाइज्ड हो गए वो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, अंग्रेज। वी डी सावरकर बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है इस कड़ी में। सावरकर कहते हैं, उन्होंने किताब लिखी थी, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, 1857। इस किताब के बारे में पूछा था कि इस किताब किसने लिखा है, तो ये बी डी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, उन्होंने किताब लिखी थी द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इन्होंने बोला कि यह एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम है। ये पहले भारतीय थे जिन्होंने बोला कि यह सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम है, और इन्होंने यह भी बोला कि स्वतंत्रता की पहली लड़ाई है। इन्होंने भी बोला था कि दिस इज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, आप लोग ध्यान रखिएगा। 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार, जो सरकारी गवर्नमेंट ने जिनको अपॉइंट किया था, उसमें एक नाम है सुरेंद्र नाथ सैन का। ये पूछा जाता है कि गवर्नमेंट इतिहासकार कौन थे, तो सुरेंद्र नाथ सैन थे। इन्होंने 1857 एक बुक लिखी थी, 1857, जो कि 1957 में प्रकाशित हुई थी। ये किताब लिखा था इन्होंने। तो ये फैक्ट रूप में आपको मैं यहाँ पे इसको जोड़ा हूँ। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह भी है कि सर सैयद अहमद खां ये बोलते हैं कि ये विद्रोह के कारणों की चर्चा करते हैं, और ये इसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं मानते हैं।
इनका कहीं ना कहीं एक पक्ष था जो अंग्रेजों के फेवर में ही करते थे। ये चाहते थे कि मुसलमानों को इतना ज़्यादा विक्टिमाइज ना किया जाए, अंग्रेजों के मेन निशाने पे ना लाया जाए। तो इन्होंने लिखा था असबाब बगावत हिंद, ये किताब लिखी थी, आप लोग ध्यान में रखें, असबाब बगावत हिंद 1857। ये आपका 1857 है ये, इसे प्रकाशित हुआ था। और इसमें 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा की गई थी। तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, सर सैयद अहमद का पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय भाषाओं में लिखने वाले, 1857 के विद्रोह में के बारे में भारतीय भाषाओं में लिखने वाले पहले व्यक्ति थे सर सैयद अहमद खां। ये क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन, ये आप लोग फैक्ट नोट डाउन कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कुछ और हैं इसी कड़ी में, एक है आरसी मजूमदार, इंडियन सिविल सर्वेंट होते हैं ये। 1857 के विद्रोह का इतिहास लिखने के लिए इनको नियुक्त किया गया था, ठीक है, भारत सरकार द्वारा। बाद में सरकारी समिति से अनबन हो गया और फिर बाद में इंडिपेंडेंटली किताब लिखते हैं, द सिपॉय म्यूटनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857। इसमें वो 1957 में प्रकाशित होती है किताब। तो बस एक याद रखिए, आरसी मजूमदार ने ये बुक लिखी है। फिर मजूमदार ने ही एक मजूमदार ने अपने इसी किताब में एक बहुत ही फेमस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख बताया है, जो कि कई एग्जाम में पूछा गया है। तथा कथित सो कॉल्ड प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, सो कॉल्ड फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ना तो ये फर्स्ट है, ना तो ये स्वतंत्रता संग्राम है, और ना ही ये राष्ट्रीय है। ना तो ये नेशनल है, ना ये फर्स्ट है, ना प्रथम है, और ना ही ये वार ऑफ इंडिपेंडेंस है। इनका इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट था आरसी मजूमदार का। ये बिल्कुल आप लोग याद रखिए इस चीज को। फिर एक दो और नाम है, बेंजामिन डिजायरली, अशोक मेहता, ये इसको राष्ट्रीय विद्रोह मानते हैं। बेंजामिन डिजायरली तो यूरोपियन हिस्टोरियन है, ये भी मानते हैं। तो ही वाज अ फ्यू, मतलब मान सकते हैं ही वाज वन ऑफ द यूरोपियन हिस्टोरियन, बहुत ही कम यूरोपियन हिस्टोरियन है, मुट्ठी भर है, जिसमें एक नाम बेंजामिन डिज़राइली का भी आता है, जो मानते हैं कि ये राष्ट्रीय विद्रोह था। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शोषणकारी नीतियां थी उसके खिलाफ यहाँ के लोगों ने एक राष्ट्रीय विद्रोह किया था। अशोक मेहता भी ऐसा मानते हैं। शशि भूषण चौधरी इसको कृषक विद्रोह मानते हैं, इसको एक एग्रेडियन एग्रेडियन वार मानते हैं, एग्रेडियन विद्रोह मानते हैं। लीड्स हैं, ये धर्मांध और ईसाइयों के बीच का युद्ध मानते हैं, ये फिर धार्मिक उसमें जा रहे हैं। फिर बीसी रॉय हैं, ये भी हिस्टोरियन है, ये फिर मानते हैं, इसको मार्क्सिस्ट रूप से देखते हैं ये, कि ये शोषित और शोषक वर्ग के बीच का एक संघर्ष है। ये एक वर्ग संघर्ष है, एक क्लास कन्फ्लिक्ट है। तो इस तरह से हमने देखा कि अलग अलग हिस्टोरियन का अलग अलग मत है। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि 1857 का जो विद्रोह हुआ उसका परिणाम क्या हुआ, उससे भारत में क्या क्या चीजें आई, जो बदलाव हुआ। तो उस कड़ी में जो महत्वपूर्ण परिणाम थे उसको हम देखेंगे एक एक करके। तो इससे एक तो सबसे पहले हुआ कि राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार हुआ, पहली बार एक पैन इंडिया फ्रंट बना। लोग प्रयास किए, ऑल्दो ये उतना ज़्यादा पैन इंडिया नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी आपका ये अलग अलग सूबे में, अलग अलग क्षेत्रों में लोगों ने प्रयास किया, और कहीं ना कहीं सबका एक कॉमन गोल यही था कि किसी तरह से हम ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित करें। ऑल्दो ये पूरे ब्रिटिश हुकूमत को पराजित करने के लिए कोई दिल्ली का सपना नहीं देख रहे थे, कोई बलिया का देख रहे थे, कोई आरा का देख रहे थे, कोई अवध का देख रहे थे, कोई आपके कानपुर के देख रहे थे, कोई आपके दिल्ली के देख रहे थे, कोई आपके झांसी के देख रहे थे। तो फ्रेगमेंटेड था, लेकिन कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय, एक व्यापक अलायंस की भावना थी कि हम सब मिल करके कहीं ना कहीं इसको टारगेट करेंगे। तो एक राष्ट्रीयता के भावना का पहली बार एक प्रचार प्रसार हुआ। एक तो कारण, एक तो इसका एक इंपॉर्टेंट परिणाम हुआ। इससे फायदा ये हो कि आगे हम देखते हैं कैसे आपस में देखेंगे कि बंगाल का महाराष्ट्र के साथ, नॉर्थ का साउथ के साथ, ईस्ट का वेस्ट के साथ इंपॉर्टेंट आपके लिंकेज हो रहे हैं, लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, और इस पे काम हो रहा है, राष्ट्रीयता की भावना पे एक काम हो रहा है। राष्ट्रीय भावना का ओत प्रोत हुआ, सब लोग दुखी होकर बैठे हुए हैं कि ये कुचल दिया गया है। बंगाल में जो उतना पार्टिसिपेट वहाँ से नहीं हुआ, वो भी इसको लेके बड़े क्षुब्ध हैं, महाराष्ट्र में भी क्षोभ है इसको लेकर के। तो कहीं ना कहीं से एक राष्ट्रीयता का भावना का एक अंदर से उदय हुआ है, सबके अंदर एक कॉमन एक गोल आया है कि हम लोगों को दबाया गया है, हमारे साथ जाती हुई है, और इस कारण से एकता, हमें एक होकर संगठित होकर के विद्रोह करना है आगे से। तो इसी के बाद कुछ सालों के बाद देखिए क्या क्या परिवर्तन आता है, कि फिर मूवमेंट होते हैं, फिर बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है कि एक संगठित रूप से हम अपनी बात को रखें। तो कुछ ना कुछ इसका एक मैसेज जाता है लोगों के बीच कि हमें एकता और संगठन, यूनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना है। इसमें सबसे पहली मतलब लास्ट बार एक मुगल साम्राज्य की समाप्ति होती है, मतलब औपचारिक रूप से समाप्ति हो जाती है। बहादुर शाह जफर को दिल्ली के किले में कैद करके, लाल किले में कैद करके, यहाँ से वर्मा को डिपोर्ट किया जाता है। 1862 उनकी मृत्यु होती है। वहाँ पे काफ़ी लोगों को की हत्या की जाती है दिल्ली के किले में। और लास्ट में
जो आपके 1858 में महारानी विक्टोरिया की जो घोषणा आती है, घोषणा पत्र आता है, उसके माध्यम से ये ऑफिशियली मुगल साम्राज्य को खत्म करके वहां पे ब्रिटिश क्राउन की स्थापना करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि 1858 ये घोषणा है 1 नवंबर 1858 का। डेट भी इंपॉर्टेंट है। 1 नवंबर 1858 को जो घोषणा डिक्लेरेशन हुआ था महारानी विक्टोरिया का, उसके द्वारा घोषणा पत्र को पढ़ने के बाद उसमें यह आता है, इसको कहाँ पढ़ा गया था, तो इलाहाबाद में एक टेम्पररी दरबार बनाया गया था। इलाहाबाद में टेम्पररी दरबार बनाया गया था, लॉर्ड किनिंग थे उस समय। उन्होंने उस दरबार में इस घोषणा पत्र को पढ़ा था और उन्होंने बताया था, और वहीं इसी घोषणा पत्र में आया था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में समाप्त, अब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत सीधे भारत आएगा। क्या हुआ, फिर से बोलिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन अब समाप्त होता है इंडिया में, ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। और अब यहाँ पे सीधे ब्रिटिश क्राउन का मतलब हुआ कि ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटिश शासक जो कहाँ बैठे हुए हैं, इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, अब सीधे उनके कंट्रोल में ये चीजें आ जाएंगी। अब वो गवर्न करेंगे, वो शासन चलाएंगे। अब कंपनी के हाथ में शासन नहीं रहेगा। ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ था। गवर्नर जनरल वायसराय कहलाने लगे। वायसराय का, अब देखिए पहले भी वायसराय का क्या था, जो गवर्नर जनरल पहले होते थे 1858 से पहले, उनके साथ क्या था कि जब वो यहाँ पर शासन करते थे, ब्रिटिश के अंतर्गत जो प्रोविंसेस थे जिनका विलय कर लिया गया था, एडमिनिस्ट्रेशन जिनका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हो रहा था, वहां पे वो गवर्नर जनरल की तरह रूल करते थे। किसे रूल करते थे, गवर्नर जनरल जनरल की तरह रूल करते थे। लेकिन जब वो भारत के प्रिंसली स्टेट से बात करते थे, जो क्षेत्र जीते नहीं गए हैं, स्वतंत्र राज्यों से बात करते थे, जब वही गवर्नर जनरल, तो वो ब्रिटिश सरकार जो इंग्लैंड में है, उसके उसके वायसराय, उसके रिप्रेजेंटेटिव, उनके प्रतिनिधि के तौर पे जब वायसराय बात करते थे। तो अब देखिए आप कि गवर्नर जनरल और वायसराय अलग अलग नहीं रहेंगे। अब गवर्नर जनरल वायसराय का अतिरिक्त वो चार्ज नहीं निभाएंगे, वो सीधा वायसराय ही कहलाएंगे, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो वहाँ बैठी हुई है लंदन में, अब वो उसके वायसराय हैं इंडिया में। तो सीधे इस नाम को बदल करके गवर्नर जनरल को वायसराय कर दिया गया था। पहले भी हम देखते हैं, फिर से आपको मैं रिपीट करूंगा कि जो गवर्नर जनरल से पहले होते थे, वो दो काम को करते थे। उनका नाम जब गवर्नर जनरल तब होता था जब वो ब्रिटिश सूबों में, ब्रिटिश प्रोविंसों में, प्रोविंसेस में जब गवर्न करते थे, एडमिनिस्ट्रेट करते थे। लेकिन जैसे ही वो प्रिंसली स्टेट या जो अनवोन, जो अन जो 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 पराजित नहीं हुए क्षेत्र ब्रिटिश के द्वारा, उन स्वतंत्र भारतीय राज्यों से जब बात करते थे, राजाओं से, तो वो एज ए वाइसराय ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट सिचुएटेड इन लंदन, उनके वाइसराय के रूप में बात करते थे। अब सीधा नाम हो गया वाइसराय, दो अलग अलग नाम ना रह करके उनका सीधा नाम हो गया। कोई भी, चाहे वो प्रशासन देखें या फिर चाहे वो यहाँ के लोकल प्रिंसली स्टेट के शासकों से बात करें, वो एज ए वाइसराय ही कहलाएंगे। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी के व्यक्तिगत की नीति को समाप्त किया गया। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल नियम था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाला। इसको समाप्त किया गया। सब्सिडरी अलायंस के तहत जो क्षेत्र विस्तार किया जाता था, इसको भी समाप्त किया गया। और कहीं कहीं उसके बाद भी छिटपुट हमें घटनाएं ऐसे देखने को मिलती हैं कि जिसमें कुछ और छोटे छोटे सूबों को विलय किया गया था। परंतु इन जनरल कह सकते हैं कि आप सब्सिडरी अलायंस को खत्म किया गया, जो भी साम्राज्यवादी नीतियां थी उनको खत्म किया गया, रोका गया। और एक और इम्पोर्टेंट चीज निकल के आई कि हमें अब धार्मिक और सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना है। देखिए अब तत्कालिक कारण तो क्या था इसका, धार्मिक ही था। जैसे ही आपने चर्बी का प्रयोग करना, गाय और सूअर की चर्बी से बने ग्रीस का, कारतूसों का प्रयोग किया गया, तो एक तुरंत से चिंगारी फूट पड़ी और वही जाकर बाद में ज्वालामुखी बनी। तो इसलिए उन्होंने बोला कि धार्मिक और सामाजिक मामलों में हमें अब कोई मतलब नहीं है। सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, ये सब हम नहीं करेंगे। ये आपका प्रोसेस है, आप जाने, हमें आप पे गवर्न करना है, दैट्स इट। तो उसमें हस्तक्षेप भी समाप्त कर दिया गया। फिर इंडिया काउंसिल, भारत परिषद का गठन हुआ, जिसमें 15 सदस्य होते थे, जिसमें 8 सरकार नियुक्त करती थी और 7 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा नियुक्त किए जाते थे। इसको हम आगे भी देखेंगे, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट इसके परिणाम। और इसमें कुछ जो सैन्य चेंज किया गया, जो सेना में जो परिवर्तन किया गया, क्योंकि सबसे जो स्टार्टिंग में विद्रोह हुआ था वो सैन्य विद्रोह हुआ था 1857 का। तो उन्होंने सबसे पहले सेना में बहुत ज़्यादा परिवर्तन किया। उन्होंने क्या किया, एक तो कमेटी बनाई, पील कमीशन बनाया था, ठीक है, पील आयोग, नवगठन के भारतीय फौज के फिर से रीस्ट्रक्चर के लिए। तो इसमें उन्होंने क्या किया कि सेना को अलग अलग जाति, समुदाय और धर्म के हिसाब से बांट दिया। गोरखा रेजिमेंट, आपके राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, इस तरह से समुदाय बनाया जाने लगा। तो जाति को जाति, समुदाय, धर्म के आधार पर विभाजित कर दिया गया, जिससे कि यही फूट डालो और राज करो की नीति इन्होंने सेना में भी ला दी। सेना में अवध व बंगाल के सैनिकों की जगह, पहले कहाँ थे, अवध के सैनिक सबसे ज्यादा थे, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। और बंगाल के सैनिक भी ठीक ठाक थे, लेकिन अवध के सबसे ज्यादा सैनिक थे सेना में 1857 के पहले।
तो अब इनकी जगह पे पंजाबी वो गोरखा सैनिकों को अधिक संख्या में भर्ती करने लगे। वो पंजाबी मतलब सिख रेजिमेंट बाद में बन गया पंजाब के उत्तर वाले क्षेत्र में। डोगरा रेजिमेंट है आपका, राजपूत रेजिमेंट है, राजस्थान से निकल के आता है। गोरखा सैनिकों को अधिक संख्या में, क्योंकि गोरखा सैनिकों की सहायता से कैम्पबेल ने लखनऊ के विद्रोह को कुचला था। उन्होंने फिर यूरोपीय सैनिकों की संख्या को बढ़ाया। पहले 45,000 थे विद्रोह से पहले, इसको बढ़ा के 65,000 कर दिया। और भारतीय सैनिकों की संख्या को 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दिया। इन्होंने भारतीय की संख्या को घटाया, भारतीय सैनिकों की संख्या को घटा दिया। आप देखें जो अनुपात था पहले 1:6 का अनुपात था, 1:6 का अनुपात था। एक थे ब्रिटिश सैनिक तो 6 थे आपके भारतीय सैनिक। अब उसको, बंगाल इंपोर्टेंट प्रोविंस था, इंपोर्टेंट प्रेसिडेंसी थी बंगाल, तो यहाँ पे 1:2 रखा गया। 1:2 का मतलब एक आपके रहेंगे ब्रिटिश सेना और 2 रहेगी आपकी इंडियन सैनिक रहेंगे। लेकिन जो मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी थी वहां 2:5 का रखा गया। कहीं कहीं किसी किसी सोर्सेस में आपको 1:3 मिलता है, क्योंकि 2:6 करें तो 1/3 हो जाता है। तो मोटा मोटी ये हुआ कि 2 रहेंगे ब्रिटिश के और 5 रहेंगे इंडियन सैनिक। ये लगभग रिप्रेजेंटेशन रखा गया। फिर सेना के जो तोप खाने थे और जो जहां गोला बारूद रखा जाता था, जो आधुनिक शस्त्रागार थे, उनको अंग्रेज के बड़े अधिकारी जो थे उनके हवाले कर दिया गया। तो ये सब इंपॉर्टेंट चेंजेज आए थे इसके 1857 क्रांति के बाद। तो दोस्तों हमने देखा कि कैसे भारतीय इतिहास में इतनी बड़ी क्रांति होती है और वो कुछ कुछ कमियों के कारण, और हमारे देश के जो अन्य शासक थे जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की का सहयोग किया था, उनको मदद दिया था यहाँ के विद्रोह कुचलने के लिए, उनके सहयोग से ये इतना व्यापक और इतना बड़ा आंदोलन जो देशभक्ति के और धार्मिक सद्भाव के से ओत प्रोत था, और अदम्य साहसों से लोगों ने अंतिम आहुति दी, अपनी जानों की आहुति देकर के इस क्रांति को जीवित रखा था। वो क्रांति अंतिम में उतनी सफल नहीं हो पाती। ऑल्दो यद्यपि इसने एक राष्ट्रवाद का, एक एकता और अखंडता की बीज रखी, उसके भावना को समझे बाद में लोग, भारत के लोग। और उसके बाद इस क्रांति के बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे मूवमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गए और हम लोग ज़्यादा संगठित और ज़्यादा फार साइटेड, दूरदर्शी होकर के हम लोग कार्य करने लगे। और उसके बाद हमने फिर ये देखा कि इसके असफलताओं के कारण के बाद हमने देखा कि जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं और जो यहाँ के जो स्थानीय हिस्टोरियंस हैं, वो इस चीज़ को कैसे, इसकी घटना की विवेचना करते हैं। बहुत सारे बुक्स थे, बहुत सारे कोट्स थे, उनको आपको याद रखना है। उसके बाद हमने देखा कि लास्ट में कि इससे क्या क्या परिणाम हुए भारत के आपके पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री सेटअप में। और इसके बाद हम अब क्वेश्चंस करेंगे। आज के जो टॉपिक है उससे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, दोस्तों मैं बता दूं आपको कि इससे इतने क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि अगर उन क्वेश्चंस को सिर्फ लेके बैठूं तो 2 से 3 घंटे का एक अलग से क्लास हो जाएगा। फिर भी जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस अलग अलग टॉपिक से आए, मैंने उनको एक संकलित करके कंपाइल करके आज आपको विभिन्न स्लाइड के माध्यम से इकट्ठा किया है, जो हम एक एक करके उस क्वेश्चंस को देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? देखिए डेट पूछा जा रहा है, 1 नवंबर 1858। बीपीएससी प्री में पूछा गया है, 1 नवंबर 1858 को यह घोषणा हुई थी। इलाहाबाद के दरबार में इसे पढ़ा गया था, लॉर्ड किनिंग ने पढ़ा था। इलाहाबाद में तत्कालीन दरबार बनाया गया था, ये भी याद रखिए आप। सॉरी। किसने लिखा था कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम? हमने देखा आपको कि आरसी मजूमदार, आरसी मजूमदार क्या हुए, सरकारी समिति ने से इनकी मतलब दिक्कत हो गई, कुछ मनभेद हो गए, मतभेद हो गए। उसके बाद ये वापस आकर के अपने स्वतंत्र रूप से किताब लिखते हैं और उस किताब में लिखते हैं कि द सो कॉल्ड फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इज नॉट फर्स्ट, नॉट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड नॉट नेशनल। ना तो ये राष्ट्रीय है, ना ये फर्स्ट है, और ना ही ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। तो आरसी मजूमदार लिखते हैं इस चीज को, ठीक है। ये पीसीएस मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है 17 में, यूपी पीसीएस में। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया है? वीडी सावरकर ने दिया है। वीडी सावरकर ने दिया है। इनके बुक का नाम पूछा जाता है, आप उसको भी याद रखें। ये भी पूछा गया है पीसीएस, यूपी पीसीएस मेंस के 15 में। फिर है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो एस एन सेन। एस एन सेन मैंने बताया था आपको, एस एन सेन इसके क्या थे? सरकारी इतिहासकार थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ग्वालियर के सिंधिया ने, ग्वालियर के सिंधिया कौन थे? मराठे होते थे, तो इन्होंने सर्वाधिक सहायता की। इंदौर के होलकर ने भी किया है, लेकिन इन्होंने सर्वाधिक सहायता की। रानी लक्ष्मीबाई के जो वार में इतनी ज्यादा पराजय हुई है, वो तो इनका सीधा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है इनका।
तो ये तो बाद रानी लक्ष्मीबाई ने इतना आक्रामक विरोध किया था कि ग्वालियर से छिप के ही आगरा चले गए थे सिंधिया, और इन्होंने आगरा से अंग्रेजों का साथ दिया, और फिर जब जाके ग्वालियर को जीता और ग्वालियर में पराजित किया सर हररोज ने रानी लक्ष्मीबाई को, उसके बाद ये ग्वालियर में जाके बैठते हैं। तो ये स्थिति थी। नेक्स्ट, भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग, मैंने बताया था आपको कि जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जो इंडिया के जो एजुकेटेड क्लास थी, वो उसने इसको इंटेलेक्चुअल्स लोगों ने सपोर्ट नहीं किया था। जो इंटेलेक्चुअल्स मिडिल क्लास था उसने इसका तटस्थता बनाए रखी, समर्थन भी नहीं किया, विरोध भी नहीं किया, इन्होंने अपना न्यूट्रल अप्रोच था इनका। ठीक है, देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया, रामचंद्र पांडुरंग किनका नाम था? मैंने बोला था आपको ये क्वेश्चन आया था, ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। रामचंद्र पांडुरंग, ये किनका नाम है? ये नाम है तात्या टोपे का। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई थी आपको कि योला में महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। इनकी मृत्यु धोखे से इनके ही एक सहयोगी ने करवाई थी, जो कि ग्वालियर के सिंधिया के ही सामंत थे, मान सिंह। जब ये सो रहे थे जब ये सो रहे थे तो उसके जंगल में जाकर के अंग्रेजों ने इनको मार दिया था, इनको पकड़ लिया था, और फिर जाके बाद में जाके शिवपुरी में इनको फांसी पे चढ़ा दिया गया था, तात्या टोपे को। तो इनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग। इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, ये कमांडर थे किनके? नाना साहिब के। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी, बंगाल और अवध से थे ज्यादा, लेकिन सबसे ज्यादा किससे थे? तो अवध से थे। सबसे ज्यादा सैनिक कहां से थे? अवध से थे। बाद में इसी को कम करके पील आयोग जब आया तो उसने इसको कम करके पंजाब से ज्यादा बढ़ा दिया, और उन्होंने सैनिकों की संख्या गोरखा रेजिमेंट, गोरखा क्षेत्रों से बढ़ा दी। ठीक है, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? अभी हमने देखा तात्या टोपे, रामचंद्र पांडुरंग। अजीमुल्ला खां कौन थे? किनके सलाहकार थे अजीमुल्ला खां? अजीमुल्ला खां नाना साहब के सलाहकार थे। इनको क्रांति दूत भी कहा जाता है, और अंग्रेजों ने इन पे 50,000 रुपए का इनाम भी रखा था। इन्होंने ही बोला था कि हम सम धर्म के अनुयायी हिंदू और मुस्लिम मिल करके इन अंग्रेज काफिरों को देश से बाहर खदेड़ दो। अजीमुल्ला खां। ठीक है, वर्ष 57 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया? हमने अभी देखा किसको दिया था, तो तात्या टोपे के मित्र ने धोखा दिया था, मान सिंह ने धोखा दिया था, जो सिंधिया सामंत थे। उन्होंने इनको पकड़वा दिया था, और फिर बाद में शिवपुरी में इनको फांसी पे चढ़ा दिया गया था। ठीक है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर किया है, कमल और रोटी। हमने इसको कवर किया था शुरू के स्लाइड में, कमल और रोटी था इसका सिंबल। मंगल पांडे सिपाही था। मंगल पांडे कहाँ के सिपाही थे? 34वीं बैरकपुर रेजिमेंट के 34वीं बटालियन के थे। तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के थे, लेकिन आपको इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये गलत है, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, 34वीं होगा। ठीक है, ये पूछा जा चुका है 14 के एग्जाम में। साहबे आलम बहादुर का खिताब किसको दिया गया है? ये क्वेश्चन भी आप याद कर सकते हैं। हमने बताया था आपको, बख्त खान एक पश्तून कमांडर थे मुगल के दरबार में, जो कि जब मेरठ के जो सैनिक थे जब वहां पहुंच गए थे दिल्ली में, जब आपके बहादुर शाह जफर हार गए थे, तो बख्त खान को सैन्य कमांडर बनाया गया था। बख्त खान को मुगल का सैन्य कमांडर बनाया गया था, और इन्हीं को साहब आलम बहादुर का खिताब दिया गया है। इन्होंने बड़ी ही बहादुरी के साथ, अदम्य साहस के साथ दिल्ली में युद्ध लड़ा था अंग्रेजों के साथ। इसी में जॉन निकलसन की हत्या भी हुई थी 14 सितंबर 1857 को, एक जो योग्य कमांडर थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। फिर बाद में हालांकि सबको पराजित करके फिर से ब्रिटिश लाल किले पे अपना स्थापित हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमने देखा काफ़ी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हमने करवाया जो क्लास से आ रखे हैं। और भी अगर आप जाके प्रीवियस क्वेश्चंस देखें एग्जाम के, तो आपको आज के क्लास से मुझे ऐसा लगता है कि आपको 80 to 90% क्वेश्चंस इस क्लास को देखने के बाद आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आज की क्लास मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, और आज के क्लास के बाद आपको हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके बाद की जो स्वतंत्रता आंदोलन हुए, जो इंपॉर्टेंट रिवोल्ट्स हुए हैं, जो नागरिक और जो सैनिक विद्रोह तो ये हो गया, नागरिक और ट्राइबल विद्रोह हुए हैं, जो किसान विद्रोह हुए हैं, हम लोग उनको विस्तार से देखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के क्लास के लिए थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।